Hey everyone, I am C. Yash Khandelwal and I welcome you to my YouTube channel. तो guys, I am back with another video and आज इस वीडियो में हम करने वाले केस सिनेरियोस 11 से 20 तक. अभी तक हमने किया फर्स्ट से 10 केस सिनेरियो एंड MCQs 100 पूरे. उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके लिंक एंड आई बटन में भी मिल जाएंगे. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं 11 से 20 तक एंड कल हम पढ़ेंगे, कल या परसों में 20 मतलब 21 से 30 तक. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आगे वीडियोस कब आने वाले हैं एंड कौन से टॉपिक पे आने वाले हैं उसके लिए मैं बताऊंगा वीडियो के आखिरी में. अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको सर, अगर आपने पहले भी हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कलर स्कीम्स चलते हैं एमसीक्यूज में. कलर स्कीम मतलब सर, हम जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेड रहेगा, सेकंड ब्लू रहेगा, थर्ड ग्रीन, फोर्थ ऑरेंज येलो, फिफ्थ पर्पल. ये कलर मुझको समझते नहीं क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, आखिरी वाले दो पर्पल पिंक क्या है जो भी है. ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं सर, आपने ऐसे बाइफरेट क्यों किया सर, रंगीन क्यों कर दिया है? क्योंकि बेटा क्या होता है, जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो वो स्पेस बहुत मिक्स हो जाती चीज़ें, तो थोड़ा अलग अलग रहे, आपको हेल्प हो उससे पढ़ने में, इसलिए मैंने वैसा किया है. अगर आप इसको टैबलेट या आईपैड में या फिर आपके पीसी पे देखेंगे तो बहुत हेल्प होगी आपको पढ़ते टाइम. ठीक है, और सारे एडजस्टमेंट मैंने मार्क कर दिए हैं, सारा आंसर्स लिख दिए यहाँ पे, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो 11 से 20 तक कर रहे हैं हम, बट आज हम करेंगे 20 से चालू करते हैं, उल्टा चालू करते हैं, उससे चीज़ जल्दी होती है. साइकोलॉजिकली ऐसा मैं पढ़ते टाइम भी करता था कि जब भी कोई चीज़ में टाइम लग रहा है ना, आप भी ट्राई कर सकते हैं वो कि पीछे से स्टार्ट कीजिए तो ना चीज़ें थोड़ी जल्दी रहती है. ठीक है, चलो करें पढ़ाई स्टार्ट. यस सर. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब 20th क्वेश्चन है, PQR LLP commenced operations of business of new 3-star hotel in Baroda, Gujarat on 1/4/2020. The company incurred capital expenditure of ₹75 lakh on land. ठीक है, in March 2020 exclusively for the above business and capitalized the same in the books of accounts as on 1st April 2020. ठीक है, further during PY 2021 it incurred capital expenditure of ₹3 crore. ठीक है, out of which 1.25 crore was on acquisition of land. Okay, and 1.75 crore was acquisition of building. ठीक है, exclusively for the above business. The payment in respect of above expenditure were made by account paycheck. ठीक है, the profit from business of running this hotel before claiming deduction under section 35AD for the AY 21-22 is 80 lakh. मतलब डिडक्शन क्लेम करने से पहले अपना प्रॉफिट कितना है, 80 लाख रुपए का. ठीक है, मिस्टर पी, वन ऑफ इट्स पार्टनर्स ऑफ द LLP हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल. ठीक है, ऑन 1/10/2020 ही एम्प्लॉयड 220 न्यू एम्प्लॉइज. ठीक है, उनका ये दिया है. अब आप ये देखते तो समझ गए होंगे कि आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं 80 JJA के बारे में पूछने वाला है. ठीक है, ओके सर. तो अब ये पढ़ के मतलब नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तभी अपन आके देख लेंगे इसको. अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. Assuming that PQR LLP has fulfilled all the conditions specified for the claim of reduction under section 35AD and has not claimed any deduction under section chapter 6 से. ठीक है, what would be the quantum of reduction under section 35AD? अब 35AD में रिडक्शन क्या मिलता है सर? सर हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका रिडक्शन मिलता है. ठीक है बेटा, पर सर उसमें कुछ चीज़ों का नहीं मिलता है. कौन सी चीज़ों का नहीं मिलता है? उसमें मिलता नहीं है लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. Deduction is allowed under 35AD on all capital expenses except land, goodwill and financial instrument. तो सर हमने यहाँ पे लैंड में खर्चा किया है क्या? हाँ बेटा किया है. देखो लैंड में 75 लाख रुपए खर्चा किया है, इसका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर. और ये जो 3 करोड़ में से ना 1.25 करोड़ है जो एक्विजिशन ऑफ लैंड पे किया, इस पे भी नहीं मिलेगा. तो कितना मिलेगा सिर्फ? सर यहाँ पे तो सिर्फ 1.75 करोड़ दिख रहा है सर. देखो बेटा वही आंसर है, 175 लाख है ना. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.2. Assuming that PQR LLP also has another existing business of running 4-star hotel in Ahmedabad, ठीक है, which commenced operations 15 years back, the profits from which are 130 lakhs for AY 21-22. What would be income under PGBP for AY 21-22? तो गाइस क्या बोल रहा है ये, 4-star होटल इनका एक और है अहमदाबाद में, जिन्होंने 15 साल पहले ऑपरेशन चालू किया था. 4-star होटल है, मतलब ये भी एलिजिबल बिजनेस है अंडर सेक्शन 35AD वाला. ठीक है, तो अब अपन देखते थे यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना है. जो अभी वाला अपना बिजनेस है उसका 80 लाख प्रॉफिट है. ठीक है, और अपना डिडक्शन कितना मिला अपन को? 175 लाख. तो पहले उसमें से डिडक्शन काटेंगे 175 लाख, तो बचा कितना आपका? 95 लाख बचा है. ठीक है, अब ये डिडक्शन एक्स्ट्रा बचा है जो, ये क्या अपने को जो उसका 4-स्टार होटल है अहमदाबाद में उससे मिलेगा क्या? मिलता है क्या सर? हाँ बेटा मिलता है ना. 95 लाख का जो अपना एक्स्ट्रा डिडक्शन है वो अपने को जो 130 लाख की इनकम है कहाँ, उसकी होटल अहमदाबाद के बिजनेस की, उससे भी मिल जाएगा, क्योंकि वो भी एलिजिबल बिजनेस है अंडर सेक्शन 35AD. तो अपना फाइनल इनकम कितनी आ जाएगी? 35 लाख. दैट्स द आंसर. है कि नहीं सिंपल? ठीक है. If out of amount of ₹125 crore paid for acquisition of land,
इन PY 2021 75 lakh was paid by way of cash. What would be the answer to question 20.1 and 20.2? ये क्या बोल रहा है कि सर अगर जो अपन ने 1,25,00,000 रुपए लैंड के लिए खर्चा किया उसको अकाउंट पे ही चेक की जगह 75 लाख अपन ने कैश से पे किया होता तो क्या होता? तो सर अपने को तो पता है कि लैंड का डिडक्शन मिलता नहीं है और ऊपर के 2 क्वेश्चन में 3rd वेडी के बारे में पूछा है। तो सर अगर वो कैश में भी पे हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लैंड डिडक्शन वैसे भी नहीं मिल रहा, तो आंसर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा 1-2 का जो आंसर आया है। ठीक है। 20.4 कंसिडरिंग द अजम्पशन गिवन इन 20.2 अबाउ, मतलब कि 35 लाख इनकम है अपनी। ठीक है। व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल बाय PQR LLP? ठीक है। तो अपनी इनकम कितनी है यहाँ पे 35 लाख रुपए इनकम आई है। ठीक है। तो 35 लाख रुपए इनकम पे अपन भरेंगे टैक्स, कितना लगता है LLP को? 30%। 30% निकाला आपने, आया 10,50,000, 10,50,000। उसमें अपन करेंगे प्लस 4% सेस, कितना आ गया आपका? 1092, है ना सर? यहाँ तो आंसर कुछ और दिया है, उससे गलती तो नहीं हो गया? बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें? ये सही तो आंसर है 1092। देख लेते हैं एक बार। हो यार, ये आंसर तो 4148 वाला ही दिया हुआ है। क्या होगा सर? बताओ बताओ, आप बताओ, मेरे को तो नहीं बन रहा है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। कहाँ कुछ मिस कर रहे हैं पॉइंट क्या? समझ में तो नहीं आ रहा है यार। सर्च तो नहीं लगेगा इसमें? कुछ पॉइंट मिस कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? ये सर कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। जिन लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग में से, उन लोग के लिए वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, होता है, ये गलती होनी चाहिए थी आपकी, क्योंकि इसके बाद आपको याद रहेगी ये चीज़ पक्का। ठीक है। तो क्या है कि ये है LLP और इसने लिया डिडक्शन 35 AD में, तो इनके ऊपर AMT एप्लीकेबल होगा। AMT कैसे निकालेंगे सर? अपन AMT निकालने के लिए पहले जो 35 AD में डिडक्शन मिला है उसको ऐड करते हैं एंड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं उसमें से, जो मिलना चाहिए था 32 में अगर ये चीज़ नहीं होती तो। 35 लाख में अपन ने ऐड किया 175 लाख जो अपने डिडक्शन लिया 35 AD में, फिर माइनस किया डेप्रिसिएशन 10% उतने अमाउंट पे 175 लाख पे, कितना है? 17,50,000। तो अपना ATI कितना आया सर? 192,50,000। ठीक है। अब इस पे AMT लगेंगे 18% से, ठीक है, फिर सरचार्ज लगेंगे 12% और सेस लगेंगे 4%, तो अपना आ जाएगा 41, 48, 140। मतलब आंसर सही दिया है ICAI ने, अपन गलती कर रहे थे। और ये गलती आप एग्जाम में करोगे एंड वहाँ पे ICAI भी खुश, आप भी खुश। आप लोग यार सही हो गया, अपन खुश हो गए, और ICAI खुश हो गई कि तुमने गलती कर दी। जहाँ अपन ने गलती करने की कोशिश की थी बच्चों से, वहीं कर दी गलती बच्चों ने, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना यार, छोटे छोटे पॉइंट ICAI पूछती है। एंड मैंने ये इतना नाटक क्यों किया? क्योंकि जैसे MCQs आपको खुद सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, बट मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आपका लॉस किस चीज़ का है कि जहाँ आपको खुद की गलतियाँ पता चलनी चाहिए थी वो नहीं पता चलेगी। ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती है, जहाँ जहाँ मुझे लगती है मोस्टली बच्चों की होगी, वहाँ जहाँ पे वो आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट। जैसे यहाँ पे हो सकती थी तो मैंने पॉइंट आउट किया, एंड आगे भी पॉइंट आउट करूँगा जिससे आपका वो चीज़ का लॉस ना हो। आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती है बच्चों से सॉल्व करते टाइम, खुद सॉल्व करते तो, ठीक है, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। 20.5 वुड मिस्टर पी बी एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJ? आपने को पहले ही पता था 80JJ आने वाला है। हाँ सर हमको पता था, जैसे ये यहाँ पे दिया ना एम्प्लॉइज को सैलरी इतनी दी है, तो अपने को पता था 80JJ आने वाला है। ठीक है। अब क्या बोलता है मिस्टर पी, वन ऑफ इट्स पार्टनर ऑफ LLP हैज कमेंस्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल ऑन 1/10/2020। अप्रैल का मैन्युफैक्चर है, इसमें कितने दिन देखते हैं अपन सर? 240 डेज देखते हैं क्या? नहीं बेटा, 150 डेज देखते हैं इसमें। ठीक है। 150 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉय होना चाहिए, वो एम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है। 220 नया एम्प्लॉय है। और सर सैलरी का वो थ्रेशोल्ड में कितना रहता है सर? वो रहता है 25,000। ठीक है। तो अब देखते हैं, 24,000 है सर, इसको मान लेंगे, और 6 महीने ज़्यादा भी है ये, मतलब 150 डेज से ज़्यादा है। 110 से एम्प्लॉय हो गया ना, 110 से मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो 110 से मतलब 150 डेज के ऊपर भी है, और 24,000 मतलब 25,000 के नीचे, तो एम्प्लॉइज माना जाएगा। ठीक है। ये भी 110-20 को है, 24,500 ये माना जाएगा। ये 111-20 को है तो 150 डेज के ऊपर, पर अमाउंट 25,000 के ऊपर है, तो ये नहीं माना जाएगा, नहीं लेंगे। अभी जो 25,000 ये लेंगे कि नहीं लेंगे? अब सर यहाँ फंस गए हम। क्या होता है सर, हम ना सिर्फ लिमिट याद कर रहे थे 25,000, हम ये याद नहीं करते हैं जनरली कि वो लेस देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू है, अप टू है, एक्सीड है,
तो आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप लिमिट्स पढ़ते हो ना, वहाँ मेक श्योर यू, मतलब आप ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे कि वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, या फिर जैसे क्या होता है कई जगह अप टू लिखा रहता है। अप टू मतलब क्या होता है कि 25,000 भी चलेगा, उसके नीचे वाला भी चलेगा, पर कई जगह लिखता है लेस देन 25,000, मतलब उसमें 25,000 नहीं चलेगा, लेस देन वाले ही चलेंगे। तो जैसे इस सेक्शन में क्या लिमिट है, अप टू 25,000, मतलब 25,000 वाला चलेगा, तो ये भी अपन एम्प्लॉय ले लेंगे, है ना। तो जहां भी आप लिमिट्स पढ़ते हो ना, वहां आप देखो कि लेस देन इक्वल टू की क्या है, क्योंकि आईसीआई क्या करती है, अभी 25,000 डाल देगी। अब 25,000 में पेपर में जाकर आप कंफ्यूज जाओगे कि यार ये वाला इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मेक श्योर पढ़ाई करते हैं आप ये करें, ठीक है। अब 25,000 इसको लेना चाहिए, बट ये 112.20 को एम्प्लॉय हुआ, मतलब लेस देन 150 डेज है, तो इसको नहीं लेंगे। तो अपन ले रहे हैं इसको 3 को, ये 3 को, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो उसका अपन यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है, 40 एम्प्लॉयज ऐसे और 6 महीने के लिए ये वाले 80 है 6 महीने के लिए, ये वाले 30 है 5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल इनकी सैलरी आई, उसमें 30% अपना डिडक्शन 6381, वही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है ना। समझ रहा है कि नहीं अच्छे से? यस सर, समझ तो रहा है। और ये कलर समझ में आ रहे हैं ना आपको? देखो मैंने कलर्स जैसे यहाँ पे किया है। अब ये रेड वाला है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये ब्लू है मतलब सेकंड क्वेश्चन का होगा, थर्ड मतलब ग्रीन मतलब थर्ड, ये ऑरेंज ब्राउन मतलब फोर्थ, और ये पर्पल मतलब फिफ्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मलिका परचेज द लैंड इन पुणे एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 लाख इन दिसंबर, ठीक है, 2008 में इन्हें खरीदा है, एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल एसेट टिल 30 सितंबर 2019, ठीक है। शी स्टार्टेड रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर हर बिजनेस, ओके। इन्हें क्या किया है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज ऑफ लैंड वाज रुपीज 300 लाख, ठीक है सर। शी कंस्ट्रक्टेड 20 अपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज, 20 अपार्टमेंट मतलब बिल्ड किए, सेम क्वालिटी डायमेंशन और साइज का, ठीक है। उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 लाख रुपए हुई ईच अपार्टमेंट की, ठीक है। उसमें से उन्होंने 14 अपार्टमेंट बेच दिए 40 लाख रुपए ईच में, कब, जनवरी 21 से फरवरी 21 तक, ठीक है। द रिमेनिंग 6 अपार्टमेंट वर हेल्ड एज स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। अब 6 अपार्टमेंट अपने पास बचे हैं 31 मार्च को। जो 6 अपार्टमेंट अगले वाले हैं वो बिके हैं अप्रैल में, ठीक है। वो 40 लाख पर अपार्टमेंट बिका वो भी, ठीक है। उसका एक पेंट हाउस भी है नागपुर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज कंप्लीटेड इन मार्च 2020 एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। शी रेंट आउट पेंट हाउस टू मिस्टर हरीश, अ सैलरीड इंडिविजुअल, फॉर ₹60,000 पर मंथ, ठीक है, हु हैज फर्निश्ड दिस पेंट टूर। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 7200 ईच फॉर ईयर्स 2021 एंड 2022, ठीक है। द सेड पेंट हाउस वाज देयर आफ्टर सोल्ड इन अप्रैल 22 फॉर 70 लाख, ठीक है। अब उसने इन्वेस्ट किया बॉन्ड इन NHI 20 लाख, ये 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख, ठीक है। अलग डेट पे किया, कौन सी डेट पे, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये 4 डेट्स पे उसने क्या किया है, बॉन्ड्स ऑफ NHI और RSCL में इन्वेस्ट किया है। इसका अपने को टाइम डिडक्शन मिलता है सर, सबको याद होगा 54 EC मिलता है, पर उसमें अपने को डेट देखना पड़ता है, तो अपन को याद रखेंगे, जब अपन क्वेश्चन में आएगा ना वो, तो अपन डेट देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 3-4 चीजें पूछने वाली है। अब जैसे इसने क्या किया, इसने एसेट कन्वर्ट किया है, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में। तो जहाँ अगर आपको याद होगा और नहीं भी होगा तो बता दूं कि जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड में, तो 2 इंप्लीकेशन आती है, एक तो कैपिटल गेन की, एक तो बिजनेस की, ठीक है। वो कैसे आती है सर, क्या होता है देखो बताता हूँ कि जब भी ना अपन कैपिटल एसेट कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो कैपिटल एसेट जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, जिस साल, उस साल अपन उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं उस साल के हिसाब से। जैसे मान लो इस साल हुआ इसका स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट, तो इस साल अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे, पर इस साल टैक्सेबल होगा क्या, नहीं सर। टैक्सेबल कब होगा, जिस साल वो एसेट बिकेगा उस साल कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा। बट सर जैसे ये स्टॉक इन ट्रेड बना, तो अब ये जो यहाँ पे अपन ने जब खरीदे थे कैपिटल एसेट, और जब स्टॉक इन ट्रेड बन गया, तो जब यहाँ कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, तो यहाँ से यहाँ तक की इनकम तो अपनी आएगी कैपिटल गेन में। बट जब स्टॉक इन ट्रेड बन गया और बिका है वो, तो अपनी कुछ ना कुछ बिजनेस इनकम भी मानी जाएगी ना, मानी जाएगी कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें 2 इंप्लीकेशंस आएंगे, क्या क्या, एक तो आएगा कैपिटल गेन की इनकम जो वो कन्वर्ट कर नहीं पाई है स्टॉक इन ट्रेड में, दूसरी जब वो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड बेचेगी तो उसकी बिजनेस इनकम भी आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से सुनो, ठीक है। जिसको समझ में आ गया फिर से सुन लो यार एक बार, ठीक है। जिसको नहीं आया उसके लिए बोल रहा हूँ कि जब उसने कैपिटल एसेट हेल्ड किया इतने टाइम पे, जब उसने उसको कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये बन जाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। और जब वो स्टॉक इन ट्रेड बेचेगी तो उसको बिजनेस इनकम आएगा। बट जो ये कैपिटल गेन आएगा ना, ये टैक्सेबल कब होगा,
ये कैलकुलेट उस साल होगा जिस साल कन्वर्ट हुआ है, बट टैक्सेबल किस साल में होगा, जिस साल में वो एसेट बिकेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स एंड हैंड्स ऑफ मलिका फॉर AY 21-22। अब AY 21-22 मतलब PY 2021। अब PY 2021 में इसने क्या किया है, इसने 14 अपार्टमेंट बेचे हैं। देखो जनवरी 21 से फरवरी 21 में, तो 20-21 में इसने अपार्टमेंट बेचे हैं 14, तो 14 के ऊपर बिजनेस इनकम भी आएगी और कैपिटल गेन भी 14 के ऊपर ही लगेगा। बट कब लगेगा, 20-21 में लगेगा, PY 20-21 में। पर इसने कन्वर्ट कब किया है, इसने कन्वर्ट किया है 31 अक्टूबर 19, मतलब PY 19-20 में कन्वर्ट किया है। अब देखो गाइस, फिर से देखो PY 19-20 में इसने कन्वर्ट किया है, मतलब कैपिटल गेन PY 19-20 में कैलकुलेट होगा, बट टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा PY 2021 में, 20-21 में, जिस साल उसने बेचा उस साल कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। पर अपन कैलकुलेट कब करेंगे, 19-20 में। 19-20 का अपन को इंडेक्सेशन लगेगा। इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में गलतियां होती है इस चीज में। ठीक है, अब अपन जैसे इसका कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, तो अपन जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे ना, तो इसके निकालेंगे इंडेक्सेशन 2000, ये PY 19-20 289 निकालेंगे, जो PY 19-20 का आया है क्योंकि उस साल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब LTCC निकालते हैं अपन। देखो LTCC निकाले अपन यहाँ पे, इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगी, FMV रहेगी, जो 300 लाख रुपए उसकी FMV है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, 50 लाख इंटू 289, 19 और 20 का, 19-20 का इसमें इंडेक्सेशन लगेगा, मतलब ये इंडेक्स लगेगा, एंड 137 जो पुराना है जिस साल लिया था। ठीक है, तो इससे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी इतनी 105,47445। अब कैपिटल गेन आ जाएगा आपका 194,52,554। ठीक है, तो यहाँ लिखा हूँ मैंने, कैपिटल गेन कैलकुलेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 बट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ओरिजिनल एसेट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब कैलकुलेट करके रख लिया अपन ने। अब 20-21 में अपन इसको टैक्सेबल करेंगे, तो अब 20 में से 14 फ्लैट बिके, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इसमें से जो तो कैपिटल गेन आया है उसमें से 14/20 कर देंगे, तो इतना आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। बट हमको याद है सर 50 और EC का भी इसने डिडक्शन लिया होगा, क्योंकि इसने मतलब इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स ऑफ NHI एंड RECL। तो देखो 20 लाख इन्वेस्ट किया है 31 मार्च को, और 20 लाख इन्वेस्ट किया है 30 जून को। ये दोनों 6 महीने के अंदर है, तो ये दोनों मिल जाएंगे क्या, हाँ सर मिल जाएंगे। तो 40 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा 50 और EC में, और आप कैपिटल गेन आ जाएगा 96,16,787। समझ में आया ना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लेना। ठीक है, अब बोलेगा व्हाट इज अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मलिका फॉर AY 21-22 अंडर दैट PGBP। आपको बताया था मैंने कि दोनों इनकम आएगी, कैपिटल गेन, PGBP। तो अब सेल वैल्यू कितनी है, 40 लाख में बेची उसने एक अपार्टमेंट। ठीक है, तो 14 अपार्टमेंट बेची उसने 40 लाख में, 14 × 40 560 लाख। अब कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स कितना है अपना, 14 × 15 15 लाख एक को लगा, 14 अपार्टमेंट से 210 लाख। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ लैंड क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ लैंड जिस दिन अपन ने FMV में ट्रांसफर कर दिए तो वो अपने क्या बन जाएगी, अब कॉस्ट ऑफ लैंड बन जाएगी वो बिजनेस इनकम के लिए। तो अपनी कॉस्ट कितनी है, 300 लाख रुपए, उसको 14 अपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड बाय 20, ये भी 210 लाख आ जाएगी, तो आपका PGBP इनकम आ जाएगी 140। ठीक है, ठीक है सर समझ गए। अब व्हाट इज अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड PGBP फॉर AY 22-23, मतलब PY 21-22। अब 21-22 में इसने क्या किया है, देखो 21-22 में इसने किया है, इसने जो बचे हुए 6 अपार्टमेंट्स थे ना वो सेल किया, कि कब, अप्रैल 21 में। तो ये आपकी 21-22 की इनकम हो जाएगी PY 21-22 की। तो उसमें क्या क्या रहेगा, उससे पहले तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे अपन, कितना, जो अपना ऊपर आया था 194 वाला, उसको 6 अपार्टमेंट का कर देंगे, तो 194 47,445 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका आ जाएगा 58 34 233। ठीक है, 58 35 760, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। तो ये आएगा देखो 194 52 554 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, हाँ ये आ गया 58 35 766। अब इसमें से अपन 54 इसी का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा अपने को, देखो यहाँ पे जो 10 लाख रुपए है ना बॉन्ड ऑफ रूरल इलेक्ट्रिक मतलब RECL में, वो 30 सितंबर को किया है इन्हें, बट 10 लाख किया है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को 6 महीने ज़्यादा हो गए, कब बेचा इसने, अप्रैल में बेचा, और दिसंबर में 6 महीने ज़्यादा हो गए, तो 6 महीने तक के ही मिलता है 54 इसी में। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 50 लाख, और आपने इन्वेस्ट किया कितने, 6 महीने के अंदर, तो ये आपको डिडक्शन मिलता है। तो उस केस में इसमें होगा कितना, 58 में से 10 लाख माइनस हो जाएगा 48 35 766। ठीक है, अब बिजनेस इनकम निकाल लेंगे सेम,
तो 40 लाख का एक अपार्टमेंट, 6 अपार्टमेंट के लिए 240 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट कितना है, 15 लाख पर अपार्टमेंट, 6 अपार्टमेंट के लिए 90 लाख। और कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, 300 इंटू 6/20, 90, 60 लाख आपका बिजनेस इनकम आ जाएगी। तो देखो यहाँ आ गया 48, 35, 766 और 60 लाख। अब देखो यहाँ क्या गलती होती है अपने से बच्चों से जनरली, ये जो दोनों है ना 10 लाख और 10 लाख NHI और ICL में, वो दोनों डिडक्शन दे देते हैं बच्चे डेट नहीं देख के। वो 20 लाख दे देंगे और देखो 38 लाख भी आंसर दिया है आपका, तो आप आंसर वो करके आ जाओगे। तो यहाँ ये गलतियाँ होती जनरली, मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं करेंगे, पर कुछ बच्चों को यार एकदम पढ़ते पढ़ते एग्जाम के जो फियर में, टेंशन में ना, टाइम में ध्यान नहीं रहता, तो 10 लाख की जगह पूरा जो NHI और ICL में किया हुआ है वो पूरा डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही ना, आई होप ज़्यादा ना हो रही हो, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं। बट लोग का साथ थोड़ा सा फील हो रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो सकती है, तो मैं धीरे धीरे कम करता हूँ थोड़ी स्पीड, ठीक है। इज द एनुअल वैल्यू ऑफ पेंटहाउस हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड टैक्सेबल, इफ सो अंडर विच हेड व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल फॉर ईयर 2022। अब ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये टैक्सेबल, अच्छा पेंटहाउस के बारे में बात करना, ठीक है, पेंटहाउस वाले पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। क्या किया इनने, हाँ, शी ऑल्सो होल्ड्स अ पेंटहाउस इन नागपुर, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज completed in March 2020 as stock in trade. She let out the penthouse to Mr. Harish, a salaried individual, for rupees 60,000 per month from April 20 से March 22, ठीक है। Who has furnished his pant tour. उन्हें म्यूनिसिपल टैक्सेस किसने पे किया, हरीश ने पे किया है 7,200 का। तो अभी से हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के अपन कितनी, 60,000 पर मंथ इंटू 12, कितनी 7,20,000 रुपए की इनकम है। इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने, 7,20,000, ये माइनस कर 7,200 वो माइनस कर देंगे, कितनी आ गई 7,12,800। अब इसमें से अपन करेंगे क्या, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना आ गया आपका 498,960 आ गया। ये आंसर है क्या, नहीं है सर, ये तो आंसर सर आप फिर बुद्धू बना रहे हो, कहीं ना कहीं छुपा के रखे हो आपने। हाँ बेटा, अब तो समझ गए यार, मेरी ट्रिक समझ गए, मैं कैसा करूँगा, फंस जाऊँ अब तो। देखो आंसर, असली आंसर ये है, देखो अभी क्या हुआ है इसमें ना, ये आंसर फर्जी है, इसको हटाओ, ठीक है। अभी क्या किया अपन ने, कि अपन ने क्या किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस ही माइनस कर दिया, बट म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किसने किया है, पढ़ो एक बार जाके, ही पेड, मतलब पेड बाय मिस्टर, अरे तो ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 7,200, मतलब मिस्टर हरीश ने पे किया है। और म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन कब मिलता है, जब अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया हो, तभी मिलता है म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन। पर इसमें क्या किया, हरीश ने पे किया, तो यहाँ म्यूनिसिपल टैक्सेस का मिलेगा डिडक्शन, क्या नहीं मिलेगा। तो 7,20,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और 5,04,000 की इनकम आ जाएगी। ये आपका आंसर है। यहाँ इंस्टीट्यूट से ये बच्चों से गलतियां कराती है इंस्टीट्यूट यहाँ पे, ठीक है। ओके सो 19.5, इज मिस्टर हरीश लायबल टू डिडक्ट TDS ऑन रेंट पेड टू मलिका इन FY 2021। ये ना मैं बार बार थोड़ा गलती बोल देता हूँ ना, 20, 21, 22 से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मेरे को, ठीक है, डोंट माइंड। इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एंड व्हेन, ठीक है। तो डिडक्टेड किस पे होगा, ये 50,000 से ऊपर रेंट है, तो आपको याद आ रहा होगा सेक्शन, कौन सा सेक्शन आता होगा सर, TDS का सेक्शन 194 IB। उसमें TDS कब कटता है, जब रेंट 50,000 के ऊपर हो। कितना कटता है सर, 5% कटता है। कब कटता है, लास्ट मंथ के रेंट से कटता है। तो यस, ही हैज टू डिडक्ट TDS ऑफ 36,000 फ्रॉम रेंट ऑफ पीपल फॉर March 21। कितना, 7,20,000, 5%, 36,000। समझ में आया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए सर, 2 क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, और टाइम लगने वाला है ऐसी क्या बेटा, बड़े बड़े तो हैं केस सिनेरियोस, टाइम तो लगेगा ही, पर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, आ रहा है सर, आ रहा है। फर्स्ट केस सिनेरियो का जो वीडियो था उस पर भी तब आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, इतना प्यार दिया आपने, और बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है यार, ये सॉल्यूशन करने में ना, ये लिखने में ज़्यादा मेहनत लगती है, करने में तो नहीं लगती, पर लिख के आपने जो नोट्स बनाता हूँ थोड़ी मेहनत लगती है। तो उसमें जो आपने प्यार दिया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, वो एकदम दिल को छू जाते हैं यार, क्योंकि जब थोड़ी मेहनत करो यहाँ से भी और आप भी वहाँ से कमेंट करते हो, तो वो रेसिप्रोकेट होता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी भी अगर आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा, ठीक है। क्या सर आप तो बोल बोल के कमेंट्स करवाते हो, बेटा करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ, क्योंकि आप जब बताते हो तो अच्छा लगता है यार, तो ऐसा लगता है कि आप भी उधर बैठे हो, पढ़ रहे हो मेरे से, तो जो
मतलब फीडबैक मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि यार और मेहनत करनी चाहिए, इसलिए बस आपको बोलता हूँ कमेंट करने। मेरे को अपनी तारीफ सुनने की कोई वो नहीं है, बट अच्छा लगता है, आपको पसंद आ रहा है ये पता करना रहता है मुझे, इसलिए बोलता हूँ कमेंट करने बस। ठीक है सर, फालतू बात मत करो, पढ़ाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन बायोटेक बिजनेस, has disclosed a net profit of rupees 33 lakh for the year ended 31st March 2021 after debiting the following items of expenditure। ठीक है, depreciation as per Companies Act 15,20,000, interest paid in dollars to Exink, a foreign company, without deduction of tax at source 150 lakh। ठीक है, without deduction of TDS है, आप लोगों को पता है क्या होने वाला है आगे। Such tax was however deducted on 10/4/21 and remitted on 7/4/21। शायद ICI से यहाँ पे गलती हो गई है डेट लिखने में, इसलिए मैंने डेट करेक्ट कर दिया है, वो 10/4/21 और 7/4/21 हो गई डेट। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट परचेज 2,20,000। ठीक है, रेम्यूनरेशन पे टू साइंटिस्ट 80,000, ये 3514 3511 वाले हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च 5 लाख रुपए 35,288। ठीक है, अब द कंपनी परचेज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर 40 लाख रुपीज on 2nd September 2020 and put the same to use on 1st November 2020। ठीक है, कब यूज किया? 1 नवंबर से बैठा है यूज करने। फॉर दिस पर्पज इट बोरोड 30 लाख रुपए ऑन 1st September and paid interest at 10% per annum। The company also purchased a motor car for rupees 7 lakh on 2nd October 2019। ठीक है, which was put to use on the same date। ठीक है, return on value of block of plant and machinery is 15% as on 1st April 2020 is 95 लाख। देखो बहुत डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होने वाला है ये बॉस, बहुत सारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही बोलता है ये डेप्रिसिएशन बताओ हमको मोटर कार में और प्लांट एंड मशीनरी पे। अब देखो फटफट देखते हैं क्या हो रहा है। कंपनी परचेज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख में परचेज की ने 2 सितंबर को और पुट यूज की 1 नवंबर को। ठीक है, तो अपन ने कब यूज की इसको? 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर मतलब 180 डेज से लेस हो गया। ठीक है, तो 40 लाख की इसने, बट उसके लिए उसने ना लोन भी लिए, लोन के तरीके 30 लाख रुपए लोन लिए। तो कितना कैपिटलाइज होगा लोन? सितंबर से नवंबर तक का लोन कैपिटलाइज होगा, तो 30 लाख रुपए पे 10% से 2/12 करेंगे, 50,000 रुपए का लोन अपना जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा उसमें। तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ, 40 लाख प्लस 50,000, 40 लाख 50,000 की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हाफ रेट पे लगेगा 7.5%। क्यों? क्योंकि 2 नवंबर से यूज हुआ है ये, दैट इज 180 डेज और लेस, तो आपको 3,03,750 आ जाएगा पर डेप्रिसिएशन। बट इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्यों मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? क्योंकि कंपनी एंगेज है बायोटेक बिजनेस में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% से मिलेगा। 10% क्यों, 20% क्यों नहीं? क्योंकि 180 डेज से लेस है, तो 4,05,000 रुपये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो जाएगा? जो 40,50,000 रुपये कितना मिला डेप्रिसिएशन? 3,03,500 नहीं 3,03,750, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,05,000। और डेप्रिसिएशन जो 95 लाख का ब्लॉक ऑफ एसेट है जो पहले से WDV है उस पर आएगा 1425। टोटल कितना हो गया? 21,33,750 आपका हो गया डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे। अब निकालना है अपने को मोटर कार पे। तो मोटर कार पे क्या होगा? मोटर कार देखो कब लिए? 2 अक्टूबर 2019 को लिए, मतलब पिछले साल लिए। ठीक है, तो इस साल का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पिछले साल का अपने को पिछले साल की कॉस्ट पता है कितने मिली है, तो अपने को इस साल का ओपनिंग WDV निकालना पड़ेगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2019 को लिए है, तो मतलब 2 अक्टूबर कट ऑफ डेट होती है, उस दिन लिए, मतलब 180 डेज से ज़्यादा है। ठीक है, 2 अक्टूबर के बाद लेते हैं अपन तो 180 डेज से कम होता है, बट 2 अक्टूबर एक्जैक्टली उस दिन पे होता है पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। ठीक है, तो अब मोटर कार पे कितना डेप्रिसिएशन रेट लगेगा? देखो कितना हो गया ये 7 लाख रुपए पे। अब डेप्रिसिएशन रेट कितना लगेगा यहाँ पे? आप बोलोगे सर 15% लगेगा, और हायरिंग वाला 45% लगता है, 30% लगता है हायरिंग में, नॉर्मल 15% लगता है। बट देखो गाइज ये कब लिया है इनने? 2 अक्टूबर 2019 को। और आपको बता दूं मैं कि रेट होता है 30% / 45%, मतलब हायरिंग वाले 45% में, इफ एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23/8/19 to 31/3/20। मतलब ये उस डेट के बीच में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रेट कितना होगा डेप्रिसिएशन का? 30% रेट होगा। तो पिछले साल रेट कितना लगेगा? 30%, 7 लाख माइनस 30%, तो अपनी ओपनिंग WDV कितनी आ गई? 4,90,000। उस पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 30%, दैट इज 1,47,000। अगर आप 15% से करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई। और ये गलती कराता है इंस्टीट्यूट। What is the quantum of disallowance if any attracted for non-deduction of tax at source on interest paid to Exink? मिलेगा क्या डिडक्शन? मतलब डिसअलाउंस होगा क्या? हाँ सर,
पूरा 1.5 लाख होगा क्योंकि एनआर को पे किया और टीडीएस ने काटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 115 BAA 115 BAA में जब स्पेशल प्रोविजंस अपन लेते हैं तो उस केस में ना 35(1)(1) एंड 35(1)(4) ये दोनों मिलता है। क्या क्या नहीं मिलता? 35(1)(2) नहीं मिलता, 35(1)(2)A नहीं मिलता, 35(2AA) नहीं मिलता, 35(2A) भी नहीं मिलता। तो ये सब नहीं मिलते, सिर्फ 2 चीज़ मिलती है सेक्शन 35 में से, 35(1)(1), 35(1)(4। और जो ये है ना अपने जो रिसर्च इक्विपमेंट परचेज्ड, ये 35(1)(4 है कैपिटल एक्सपेंस। रेम्युनरेशन पे जो हुआ साइंटिस्ट को, दैट इज 35(1)(1) रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये दोनों का मिल जाएगा, 5 लाख का नहीं मिलेगा क्योंकि 35(2AA) है। तो देखो यहाँ पे मिला 3 लाख, 2,20,000 और 80,000, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18.3। अब करते हैं 18.4, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड PGBP इफ द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट नहीं किया है। नेट प्रॉफिट कितना है? 33 लाख है अपना, दिया है नेट प्रॉफिट 33 लाख, हाँ नेट प्रॉफिट 33 लाख, ठीक है, 33 लाख नेट प्रॉफिट। अब उसमें से डेप्रिसिएशन अपन ऐड करेंगे कंपनी के हिसाब से, कंपनी का डेप्रिसिएशन काटेंगे, मतलब उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन करेंगे एज पर IT एक्ट, अपने निकाले दोनों मिला के 2280,750 हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। अब उसमें अपन इंटरेस्ट पे करेंगे, कौन सा? जो अपन ने INX इनको किया, क्योंकि वो भी डिसअलाउ होगा ना, तो वो इंटरेस्ट पे 1.5 लाख रुपये मैंने ऐड कर दिया। लेस करेंगे कौन सा इंटरेस्ट अपन ने ना, एक इंटरेस्ट अपन ने कैपिटलाइज किया है यहाँ पे, कौन सा इंटरेस्ट? देखो 50,000 रुपये कैपिटलाइज किया है, ठीक है। पर ये कितने महीने का है? 7 महीने का इंटरेस्ट है। कब से कब तक? सितंबर से लेके मार्च तक, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। तो इसमें 2 महीने कैपिटलाइज कर दिया, तो जो बचे हुए 5 महीने रहेंगे वो क्या होगा? वो 5 महीने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो 5 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आएगा आपका 1,25,000 रुपये। कितने पे? 30 लाख पे। 30 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 1,25,000 आ गया। ये आपका होगा इंटरेस्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो वो भी लेस हो जाएगा। तो आपका आ गया इनकम कितना? 2564,250, ठीक है। अब इसमें ये जो डिडक्शन है ये वाले, ये तीनों अलाउड रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल प्रोविजन और अंडर सेक्शन 115 BAA ऑप्ट नहीं किया है, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपको पता है? व्हाट वुड बी द इनकम इफ कंपनी ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAA? अगर ऑप्ट किया तो क्या होगा? सिंपल है सर, देखो नेट प्रॉफिट 33 लाख है, उसमें डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट का तो ऐड कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड जो अपन ने किया एक्स इनको, वो ऐड कर देंगे। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट नॉट कैपिटलाइज, वो भी सेम रहेगा ऊपर जैसा, ठीक है। बट यहाँ पे अब 2 चीज़ें लेस होगी, और कौन सी? एक तो 35(2AA) जो ये वाला 5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी है, ये नहीं मिलता स्पेशल प्रोविजंस में, तो ये हो जाएगा माइनस उसमें से 5 लाख रुपए, और सर डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बट अदर देन एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि 115 BAA में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है सर? 4,05,000, वो अपन माइनस कर देंगे 22,80,725 में, 22,80,750 में से माइनस कर देंगे कितना? एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 4,05,000। तो अपना डेप्रिसिएशन कितना बचा? 18,75,750, ठीक है। तो टोटल कितना इनकम आ गया? 634,69,250, दैट इज योर इनकम। हो गया क्वेश्चन नंबर 18। Wellness Private Limited, an Indian company incorporated on 1st April 2020, offers multidisciplinary market services in print and digital media to Indian businesses. Okay, to carry on its business, the company has engaged local advertising specialists in the field of print and digital media. ठीक है, these specialists attend to clients of company by doing required consultancy, execution and also perform analysis. ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। Depending on, ठीक है। द पॉलिसीज, ये मतलब ये फालतू इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ। द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, एनुअल लीव एप्लीकेबल टू स्टाफ डू नॉट अप्लाई टू दिस स्पेशलिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट अपने हिसाब से देते हैं सर्विस, उनको ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब नहीं लगता, मतलब एम्प्लॉयमेंट के जो रूल्स है, मतलब स्पेशलिस्ट बेसिकली 194J वाले हैं। इतना समझ लो, इतना क्वेश्चन में इतना बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। द रेम्युनरेशन ऑफ स्पेशलिस्ट वेरीज एवरी मंथ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्विस, सीनियरिटी ऑफ स्पेशलिस्ट, स्किल्स इन्वॉल्व, मतलब बेसिकली प्रोफेशनल्स है ये, अपने सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है। तो 194J में TDS कटने वाला है, इसका ये समझ लो, क्वेश्चन समझ जाना चाहिए चीज़ आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द 2021 वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड रिकॉर्डेड टर्नओवर ऑफ 1.10 करोड़, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट्स डिजिटल इनिशिएटिव, द कंपनी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स।
मोस्ट ऑफ द बिल्ड अमाउंट्स वॉज कलेक्टेड थ्रू डिजिटल मीन्स एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर एक्स। उन्हें कितने किया, 5,50,000 किया है, ठीक है। उन्हें कैश में पे किया 4 लाख, 4 इंस्टॉलमेंट में, ओके ओके। और पेमेंट्स की डिटेल्स दी हुई है। अब 20 स्पेशलिस्ट को रेम्युनरेशन मिला है नेट बैंक के थ्रू 35 लाख रुपए, और सैलरी टू स्टाफ मिला है 20 लाख रुपए, ठीक है। वेजेस टू 1 सिक्योरिटी गार्ड, 2 हाउस कीपिंग, कितना इनको 5,40,000 कैश में मिला है। कंप्यूटर परचेज किया अपने अकाउंट पे चेक से 3.5 लाख के, 15 मई को, 15 अक्टूबर को पुट यूज किया है, ये सब ध्यान रखो ना। इंटरेस्ट अपन ने पे किया 15 अप्रैल से लेके किस चीज़ के लिए, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। अकाउंट पे चेक से 34,500, ठीक है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने, 70,000 रुपए के। एडवांस कितना ये दिया अपने सप्लायर्स को, 90,000 रुपए कैश में दिया, भी दोनों कैश में दिया है, ठीक है। द कंपनी कोड रिक्रूट अ क्वालिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंट प्रोफेशनल, मतलब CA बेसिकली। पोस्ट इज अपॉइंटमेंट नेसेसरी इनकम टैक्स स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर अंडरटेकन एंड द डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू अप्रैल से मार्च तक अपन ने किया, ठीक है ठीक है ठीक है। द कंपनी विथहेल्ड टैक्स ऑन एक्सपेंसेस पेपर फॉर लाइविंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब इसमें कुछ एकदम बहुत खास नहीं पड़ने का, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी आर विद रेसिडेंट इंडियन पार्टीज, ठीक है। द कंपनी हैज चूजन द फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है सर। अब आए क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन आधा भूल जाए, ठीक है। इज वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ 21-22। अब 44AB में क्या होती है लिमिट, 1 करोड़ की होती है, बट सर उसमें एक नया प्रोविजन आया सर 5 करोड़ की लिमिट का, वो क्या है सर, याद है क्या आपको? हाँ सर मेरे को याद है ना, मैं पढ़ाता हूँ। देखो, इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर लिमिट इज 5 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इफ फॉलोइंग 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए इसके लिए। कैश रिसीट जो होना चाहिए आपकी लेस देन 5% होना चाहिए टोटल रिसीट की, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। एंड कैश पेमेंट्स भी होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या होना चाहिए, कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स की 5% से कम या इक्वल टू होना चाहिए, और कैश पेमेंट्स भी लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। उस केस में आपकी लिमिट टर्नओवर कितनी हो जाएगी, 5 करोड़ हो जाएगी, 1 करोड़ से बढ़ के, ठीक है। अब टोटल रिसीट्स कितनी है इनकी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, और इन्हें कैश में पेमेंट मिला इनको 5,50,000। तो 1 करोड़ 10 लाख का 5% कितना होता है, 5,50,000 ही होता है। तो टोटल रिसीट्स तो चलता है अपने को, ठीक है। अब पेमेंट्स का देखते हैं। पेमेंट्स आपको टोटल कितने हुए हैं, यहाँ पे 6584 हुए हैं, टोटल कर लिया अपन ने। इसका 5% होता है 329,225। इतना अलाउ अपन कैश पेमेंट अलाउ मतलब कर सकते हैं अगर आपको लिमिट 5 करोड़ चाहिए तो। बट अपन ने कैश पेमेंट कितना किया है, अपन ने किया 7 लाख रुपए का, ठीक है। तो इस केस में ये तो 7 लाख टोटल करोगे तो आ जाएगा इसका। तो इस केस में आपको 5% से एक्सीड हो गया क्या, हाँ सर। तो आपको टर्नओवर लिमिट कितनी होगी सर, 1 करोड़ रहेगी ऑडिट के लिए। मतलब इनको ऑडिट कराना पड़ेगा क्या, हाँ सर कराना पड़ेगा। उसके क्या रीजन है सर, सिंस द टर्नओवर ऑफ कंपनी इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। एंड यस कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ एग्रीगेट पेमेंट, ठीक है। तो ये 2 रीजन है, यस ड्यू टू रीजन स्टेटेड इन 2 and 5 अबव। एक 2 वाला, एक 5 वाला, ठीक है सर। अब करते 17.2। What is the amount to be disallowed for non-deduction of tax at source while computing profits and gains of business profession? अब इसने कहीं पर TDS काटने की बात किया गया, अभी तक TDS नहीं काटा इसने, ठीक है। तो डिसअलाउंस कितना होगा, एक तो अपन ने पढ़ा था, देखो यहाँ 20 स्पेशलिस्ट जो है ना, इनको अपने हिसाब से स्पेशलिस्ट है, अपने स्किल और एक्सरसाइज के हिसाब से करते हैं काम, ये एम्प्लॉइज नहीं है। तो इनका डिडक्शन किस में होना चाहिए, 194J में TDS कटना चाहिए इनका, ठीक है। और सैलरी में कटना चाहिए 192 TDS में, ठीक है। तो अपन ने कितने अमाउंट पे नहीं किया, 35 लाख पे 20 लाख पे नहीं किया है, तो उस पर डिस्काउंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने TDS नॉट डिडक्टेड। तो डिस्काउंट कितना होगा, 40 IA में 30%, 35 प्लस 20 लाख का टोटल आएगा 16,50,000। वही है क्या आंसर, देखो वही आंसर है ना सर। मजा तो आ रहा है सर, मेरे को भी आ रहा है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32(1) फॉर द पीरियड 2021 ऑन कंप्यूटर्स परचेस्ड, ठीक है। अब अपनी एसेट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो अपन ने 3.5 लाख किया, बट उसके लिए इंटरेस्ट भी लिया है, मतलब लोन भी लिया है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे किया है, तो ये कैपिटलाइज होगा क्या सर, हाँ सर। पुट टू यूज के पहले जो भी आपने इंटरेस्ट मतलब दिया है वो आपको कैपिटलाइज होगा। तो देखो यहाँ पे किया अपने सॉल्व, एसेट वैल्यू अपने 3.5 लाख रुपए है, इंटरेस्ट अपना 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक होगा। सर 15 अक्टूबर तक क्यों, देखो 15 अक्टूबर को अपने पुट टू यूज किया है, और लोन कब लिया था, 15 अप्रैल को लोन लिया था, तो 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक लोन अपना कैपिटलाइज होगा। कितना, 34,500 इंटरेस्ट है टोटल। 15 अप्रैल से अपन ने लिया साल भर का, तो 11.5 मंथ्स होते हैं, तो उसमें से 6 महीने का इंटरेस्ट अपन कैपिटलाइज कर देंगे, 18,000 रुपये कैपिटलाइज कर दिया।
तो टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 3.5 लाख प्लस 18,368। इसका डिप्रेशन कितना होगा, कंप्यूटर का होता है 40%, बट हाफ ईयर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने अक्टूबर 15 में अपना पुट टू यूज़ किया है, पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज रहेगा, इसलिए हाफ मिलेगा डिप्रिसिएशन 73,600। ठीक है, यस सर, आंसर आ गया। अब व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर ए बाय 21-22। ठीक है, टोटल इनकम निकालना है। अपने को पता है ग्रॉस रेट अपनी है 1,10,00,000 रुपये। अपने रेम्युनरेशन, सैलरी और अदर एडमिशन कितना दिया, देखो रेम्युनरेशन कितनी है, ये रेम्युनरेशन है, ये सैलरी है, और अदर एडमिन ये है, ये अपन काट देंगे, उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 73,600। ठीक है, इंटरेस्ट नॉट कैपिटलाइज माइनस करना पड़ेगा। अभी जो अपने कैपिटलाइज कर लिया इंटरेस्ट, वो तो डेप्रिसिएशन के थ्रू मिल जाएगा अपना रिडक्शन, बट जो इंटरेस्ट अपने कैपिटलाइज नहीं किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसको मिलेगा 16,500। 34,000 माइनस 34,500 माइनस 18,000, 16,500। ठीक है, और जो 40 AIA का डिसअलाउंस है वो ऐड हो जाएगा 16,50,000। तो ये आपकी इनकम आ गई 6,89,900। बट सर इसमें दो तीन चीज़ें नहीं लिए सर। देखो बेटा क्या क्या नहीं लिए अपन ने, दिखाता हूँ। अपन ने ये नहीं लिए, ये कैश पेमेंट हुआ है तो लेते ही नहीं है। ठीक है, 17,000 कैश पेमेंट हुआ है, पर वो हर एक्सपेंस 8,000 से कम है, तो ये ले लिया अपन ने। ये क्यों नहीं लिया सर, ये 48 में डिसअलाउंस होगा। ठीक है, और दूसरा अपना ये एडवांस है 90,000 का, तो एडवांस तो अपन एक्सपेंस मानते ही नहीं है। तो सर हो गया ये भी सॉल्व। ठीक है, नोट्स प्रिंट कर लेना, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। इज एनी पेनाल्टी इम्पोजिबल ऑन कंपनी फॉर कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर एक्स एंड इफ यस हाउ मच। कस्टमर एक्स से 5.5 लाख रुपए लिया अपन ने ना। ठीक है, तो उसमें पेनाल्टी रहेगी क्या, क्या पेनाल्टी बताओ। इधर मत देखो, स्क्रीन में मत देखो कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को देखो, सिर्फ मेरे को देखो। पेनाल्टी रहेगी क्या, कितना रुपए लिए उसने, 5.5 लाख रुपए लिए अपन ने कस्टमर एक्स से, तो उस पेनाल्टी रहेगी क्या, रहेगी 269 ST की, SS ST और T। ठीक है, अब आपको SS ST और T याद नहीं होगा मोस्टली, मेरे को जहाँ तक लगता है आपको याद नहीं होगा। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें कि मैं ऑडियो क्लिप्स बनाता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उस पर इसका भी ऑडियो क्लिप है, अगर वो सुन लेते हैं आप, अगर आपने सुने होंगे और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको याद होगा ये, बट अगर आपने सुने नहीं होंगे और आपको याद नहीं रहता जनरली छोटी छोटी चीज़ें, तो इसकी ऑडियो क्लिप्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके सुन सकते हो। तो उसमें क्या होता है, एनी पर्सन शुड नॉट रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर अदर देन बाय अकाउंट पे चेक, DD और ECS। अपने कैश में लिया है तो 5.5 लाख रुपए का आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सेक्शंस, ये MCQs में पूछ के इंस्टीट्यूट ट्राई करने वाली है, और हर 2-2 मार्क्स 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें आपको नहीं बोल रहा आप टाइम दो पढ़ने में, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों के ऑडियो क्लिप्स बना रहा हूँ, जाके सुन लो, मजा आएगा। ठीक है, और MCQ जब से आए ना यार, तब से अपना पढ़ने का वो बहुत वास्ट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अपन बहुत थॉरोली पढ़े। आपको MCQs प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मोस्टली, ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ICA ने पहली बार दिया इसलिए अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस, बट आपको MCQs नॉर्मली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये जो ICA ने MCQs दिए ना, इसके अलावा और कोई MCQs मत करना आप सिर्फ ICA ने जो बुकलेट दी है उसके अलावा कोई भी MCQ मत करना, क्योंकि अगर आपने थॉरोली पढ़ा हुआ है ना तो MCQs अपने आप बन जाएंगे। और ICI इसमें से आपको MCQ उठा के तो देने नहीं वाला, बट फर्स्ट टाइम आया तो अपना करना रिवाज है कि करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अब करते हैं 16 क्वेश्चन। DI Fink, a company incorporated under laws of country A, is engaged in management consultancy services। उन्हें ब्रांच ऑफिस इंडिया में सेटअप किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द FY 2021 इट अर्न्स द फॉलोइंग इनकम इन इंडिया। FTS मिला उनको 75 लाख का फ्रॉम ABC लिमिटेड, इंडियन कंपनी, इन परचेज ऑफ एन एग्रीमेंट मेड इट विद अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द टैक्स रेट ऑन सच इनकम अंडर इंडिया कंट्री ए टैक्स रेट इज 10%। मतलब DTA में रेट कितना है, 10% है। ठीक है, बेसिकली ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, द फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। ठीक है, DI Fink incurred expenses of ₹3 lakh in earning such income from fee for technical services, fees for technical services। ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ बॉटल प्राइवेट लिमिटेड इन इंडियन कंपनी फॉर 2 करोड़ 6 लाख। इन्हें सेल ऑफ शेयर किया 2 करोड़ 60 लाख का। अदर इनकम है इनकी 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑल द अबव इनकम हैव बीन क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। उनने फिर किया है कि इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी शेयर में बॉटल प्राइवेट लिमिटेड के, जो उन्हें परचेज किया था 175 में ऑन 5 नवंबर 2004। ठीक है, द सेट शेयर्स वर परचेज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ USD 3,50,000 ब्रॉट आउट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंप्लीकेशंस आएंगे, तो ये क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 JB स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ठीक है। अब जेबी कौन सा है, मैट का सेक्शन है। अब मैट फॉरेन कंपनी को अप्लाई होता है क्या? हाँ सर, एप्लीकेबल होता है, बट कुछ फॉरेन कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता है। 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन से 2 केसेस में? पहला है, फॉरेन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री विथ विच इंडिया हैज अ डीटीए एंड सच फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव एनी पी इन इंडिया। मतलब डीटीए है पर पी नहीं है इंडिया में। दूसरा, फॉरेन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ country with which India does not have a DTA and foreign company is not required to seek registration under any law। हाँ, तो दो केसेस है जिसमें मैट एप्लीकेबल नहीं होता फॉरेन कंपनी को। कौन से 2 केसेस? फर्स्ट है ऐसे कंपनी जिनका ऐसी कंट्री जिनका इंडिया से डीटीए तो है, ठीक है, बट कंपनी का इंडिया में पी नहीं है, कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। दूसरा, ऐसी कंपनी की कंट्री की रेसिडेंट है कंपनी जिसका इंडिया के साथ डीटीए है ही नहीं और उस कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं कोई भी लॉ में। इन दोनों केस में फॉरेन कंपनी में मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट यहाँ पे अपने देखा कि इंडिया में उनका पीई है, सेटअप ब्रांच ऑफिस, तो इनका पीई है इंडिया में और इनका इंडिया के साथ डीटीए भी है। तो ये दोनों कंडीशन के कारण 115 जेबी मतलब मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर वही है। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी आर एक्टिवेटेड इन द हैंड्स ऑफ DAF Inc. since it is a resident of country with which India has a DTA and the branch office of DA Inc. constitutes permanent establishment in terms of such agreement। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ एट विच फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड बाय DEF इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। अब DEF मतलब इनकी इनकम चार्जेबल कौन से रेट पे होगी? 115A में ना 10% से चार्जेबल होती है, ठीक है, पर जो इंडिया का और उसका टैक्स ट्रीटी है उसमें भी 10% दिए इनकम, देखो, ठीक है। तो यार यहाँ पे तो सेम हो गया इनकम। सर डीटीए और जो अपने टैक्स लॉज है उसमें दोनों में सेम है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? सर जनरली हम क्या करते हैं कि जो बेनिफिशियल होता है एसएससी को वो लगाते हैं, बट सर इसमें दोनों ही 10% है, तो कौन सा लगाएंगे? देखो सर, इंडिया में जो रेट होता है ना 10%, उसमें 4% सेस भी लगता है, तो वो कितना होगा? 10.4% हो गया। पर अपना डीटीए में कितना है? 10%, तो बेनिफिशियल क्या हुआ? डीटीए वाला, तो 10% लगाएंगे। देखो 10% 75 लाख या 10.74% भी आंसर दिया है, वो नहीं लगाएंगे। और देखो अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ये 75 लाख रहेगा या 72 लाख रहेगा। 72 लाख क्यों बोल रहा है? 3 लाख का एक्सपेंसेस किया है इनने, ठीक है, बट द फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। मतलब वो जो सर्विस है FTS वो इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो उसके एक्सपेंसेस में रिडक्शन मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। इसलिए 75 लाख पे 10% आपका टैक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने, देखो, दिस इज मोर बेनिफिशियल ऑफ एसएससी एंड दिस वुड अप्लाई। ये 10.4% लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन 16.3। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स इन बॉटल प्राइवेट लिमिटेड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल गेन किस रेट पर टैक्सेबल होगा? एज पर सेक्शन 112 इन केस ऑफ एनआर और फॉरेन कंपनी LTCG ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज टैक्सेबल एट 10%, ठीक है। और इसमें 112 में जब एनआर और फॉरेन कंपनी के केस में LTCG होता है तो उसमें बेनिफिट ऑफ फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 48 इज नॉट अवेलेबल। अब सर फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन क्या होता है? फर्स्ट प्रोविजन होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स वाला TTBR TTSR एंड सेकंड प्रोविजन होता है इंडेक्सेशन वाला, तो दोनों अवेलेबल नहीं रहेगा। तो देखो वही लिखा है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको अगर प्रोविजंस पता है ना तो आपके MCQs बन जाएंगे। अब इसमें आपको अगर याद होगा 112 वाला सेक्शन और पता होगा उसमें कि फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन नहीं बनता है तो आपको MCQ बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा। दैट इज इट्स दैट सिंपल। तो आपको थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है ये MCQ सॉल्व करने के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज्यूमिंग द रेट्स स्पेसिफाइड इन DTA आर सेम एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, ठीक है। देखो हाँ क्या बोल रहा है, DTA में और एक्ट में सेम रेट है, तो जब मैट कैलकुलेट करते रहेंगे अपन तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो मैट का रेट कितना है? 15%, और ये जो इनकम टैक्सेबल होने वाली है कितने परसेंट होने वाली है? 10% पे। तो ऐसे केस में जब फॉरेन कंपनी की इनकम रहती है कैपिटल गेन और सिक्योरिटी से और इंटरेस्ट रॉयल्टी और FTS से, वो डिडक्ट करनी पड़ती है बुक प्रॉफिट से अगर उनका रेट मैट रेट से कम है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी में कैपिटल गेन है प्लस इंटरेस्ट रॉयल्टी और FTS है और उनका रेट कम है कितने से? मैट रेट से, तो उस केस में आपको
मैट में जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, उसको इस रेट से टैक्स करना पड़ेगा जो कम रेट है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देखो वही आंसर, द बोर्ड कैपिटल गेन्स एंड फी फॉर FTS हैव टू बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट ऑफ DE Inc फॉर लेवी ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये सर आ रहा है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया, 16 वाला हो गया सर, अभी 4 ही हुए अपने। हाँ बेटा बड़े बड़े हैं ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। X Limited is an Indian company incorporated on 1st October 19 with the objective of manufacturing medicines using the state of art technology previously unused in India, ठीक है। One of the incidental business objects of X as per its memorandum of association is trading in FNO on the BSE and NSE, ठीक है। It commences production from 1st December 19 from its newly constructed manufacturing facility in Uttar Pradesh. उनका RO है situated है, registered office. Vying is a private company incorporated in foreign jurisdiction. X holds 30% share in nominal value of equity share of capital Y, ठीक है। Y lent an amount of 50 करोड़ 6% पे, ठीक है। The transaction is an arm's length price and X has not availed any other loan, ठीक है। Profit before giving effect to interest, tax and depreciation allowance of X for FY 2021 is 6 करोड़ रुपए, हाँ 6 करोड़, which includes dividend of 750 lakhs and 7,50,000 and it earned 2,50,000 from F&O trading. Additional information दी है, X has registered a patent in India for treatment of novel virus which is it has developed in collaboration with Y. 90% of total expenditure for developing patent has been incurred by X at its manufacturing facility in UP, while the remaining has been incurred by Y outside India. 90% expenditure यहाँ हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आएगा आगे। X receives a royalty of ₹5 crore by permitting other companies to use its patent. Patient बोल रहा हूँ, patient ही हो गया पूरा यहाँ कोविड कारण। तो total expenditure incurred for earning such royalties 42 lakhs, ठीक है। On 1st January 2021, Z Private Limited, an Indian company engaged in same business as X, gets amalgamated with X. Immediately after approval of sanction of amalgamation by court, X as the amalgamated company informs the AO of Z as well as of X about such amalgamation. However, Z and X has filed their returns of income for AY 2021 separately within the time specified under section 139(1) before the order of amalgamation, ठीक है। From the information given above, choose the most appropriate answer. What would be the amount of disallowance if any of interest paid by X to Y in computation of total income of X? अब ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है क्या? हाँ सर है। तो इस पर डिडक्शन कितना होता है सर? एक्सेस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो कितना मिलता है? इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA। EBITDA कितना आपका? 6 करोड़ रुपए EBITDA है, ठीक है ना, 6 करोड़ रुपए, विच इंक्लूड्स डिविडेंड, हाँ, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये आपका EBITDA है। ये आपका कितना है? 6 करोड़। इसमें से आपको इंटरेस्ट कितना पे किया? 50 करोड़ रुपए, 6% से इंटरेस्ट पे किया अपन ने, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अपने को कितना मिलेगा? 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में से माइनस 30% ऑफ EBITDA। 30% ऑफ EBITDA कितना होता है? 1.8 करोड़। तो 3 करोड़ माइनस 1.8 करोड़ कितना होगा आपका? 1.2 करोड़। दैट इज द आंसर। ये आपका सेक्शन 94B में इंटरेस्ट डिसअलाउड रहता है, ठीक है सर। एट व्हाट रेट ऑफ टैक्स विल द इनकम ऑफ X फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, डिविडेंड एंड FNO ट्रेडिंग बी टैक्स्ड अज्यूमिंग दैट X ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट्स एक्ट 2019। ये कौन से हैं 19 वाले? बताओ 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 बच्चों बताओ, स्क्रीन मत देखना। याद आ रही है क्या आपको? ये कौन से वाले की बात कर रहा होगा? 115BAA, 115BAB, इसकी बात चल रही होगी सर यहाँ पे। हाँ बेटा उसकी बात चल रही है, ठीक है। पर सर यहाँ पे BAA और BAB में से कौन सा अप्लाई होगा? कौन सा होगा बताओ? सोचो एक बार। कंडीशन याद आ रही कुछ? क्या थोड़ी बहुत याद आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो याद आ रही होगी। सोचो, दिमाग लगाओ। स्क्रीन पे मत दो, स्क्रीन पे लिखा मैंने सब। यहाँ पे मेरे को देख के सोचो, कुछ याद आ रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या किसी एक सेक्शन में किसी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और कुछ बिजनेस नहीं होना चाहिए? है क्या? है क्या? है क्या? हाँ सर है। Here the company is not eligible for section 115BAB because company is engaged into trading of F&O. सेक्शन 115 में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ दूसरा बिजनेस रहा तो नहीं चलता। तो 115BAB का मिलेगा क्या यहाँ पे? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ 115BAA मिलेगा।
तो सिर्फ मिलेगा यहाँ पे सेक्शन 115BAA, उसमें रेट कितना रहता है 22%, ठीक है। बट डिविडेंड पर टैक्स कितना रहेगा सर? डिविडेंड 22% रहेगा? नहीं बेटा, डिविडेंड में सेक्शन 115BBD अप्लाई हो जाएगा। सर BBD क्या होता है? उसमें अगर 26% से ज़्यादा कंपनी अगर होल्ड करती है फॉरेन कंपनी में तो रेट रहता है 15%, और यहाँ पे दिया है साफ साफ कि अपने 30% अपन होल्ड करते हैं, तो अपने को कितना परसेंट लगेगा? उसमें 15% रेट लगेगा। तो कितना टैक्स हो गया? 22। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। F&O ट्रेडिंग में भी लगेगा 22 और डिविडेंड में लगेगा 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन करते हैं अपन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स टू टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी इन एंड ऑफ एक्स। अब रॉयल्टी टैक्सेबल कितने रेट पे होती है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 115BBF। वो क्या होता है सर? इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी शैल बी टैक्सेबल एट 10% इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड। एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, और कितने रेट पे टैक्सेबल होगी? 10% पे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया क्या होता है सर? क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ 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 बताओ। देखो क्या होता है, डेवलप्ड इन इंडिया मीन्स एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड इन इंडिया। इंडिया में 75% से ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, तब मानते हैं अपन कि डेवलप इंडिया में हुआ है। और यहाँ पे अपन को दिया है कि एक्स ने 90% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किया कहाँ पे? उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, यूपी में। मतलब इंडिया में इसने 90% एक्सपेंडिचर किया है। मतलब ये पेटेंट इंडिया में डेवलप हुआ है क्या? हाँ सर हुआ है। मतलब टैक्सेबल कितने पे होगा? 10% पे। पर सर एक्सपेंस का रिडक्शन मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा। तो 5 करोड़ रुपए टैक्सेबल होगा 10% पे अंडर सेक्शन 115BBF। या एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, समझे? ऑप्शन वो भी देता है एक्सपेंडिचर वाला ऑप्शन, तो बच्चे वहां भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है, इफ एक्स डिजायर्स टू अवेल द बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट, देन वो कौन से डिडक्शन नहीं ले सकता। तो 115BAA में क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या क्या की बात की है, देखो वो तो उसमें बहुत सारे सेक्शन आते हैं, पर यहाँ पे जिसकी बात की है वो देखेंगे अपन। एक तो ये 32(1)(2) बोल रहा है, 1(2)A बोल रहा है, 1(2) बोल रहा है, और 80JJ बोल रहा है। तो आपको बता दूं मैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रहता है, अगर आप 115BAA ले रहे हो तो वो आपको नहीं मिलता, नॉट अलाउड। ओनली 3 डिडक्शंस चैप्टर 6 में अलाउड रहते हैं, 80JJA, 80LA और 80M। कौन से कौन थे? 80JJA, 80LA एंड 80M, ये 3 डिडक्शंस अलाउड रहते हैं। और बाकी जो सेक्शंस रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, सैलरी के रहते हैं, जो बिजनेस ऐप रहते हैं डिडक्शन वाले, कौन सा 35AD, 35CCC और साइंटिफिक वाला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती अगर अपन लेते हैं सेक्शन 115BAA। उसकी लिस्ट है पूरी, अब वो अलग से आप पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ें अलाउड रहती नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? इट कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन का, बट कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA। वो तीनों मिलते हैं ना, JJA, LA और M, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, द AO sought to undertake scrutiny assessment of Z by issuing notices under section 143(2) and 142(1) in the name of Z, ठीक है। The notice was served at the registered office of Z. Thereafter, the proceedings continued and assessment was made on Z, knowing fully well that it has got amalgamated with X. तो करेक्ट क्या है? क्या बोल रही है? Z के नाम पे नोटिस इशू हुई, ठीक है, और उसके नाम से आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो अभी अपन ने यहाँ पढ़ा कि Z ना X में अमलगमेट हो गया है, ठीक है, और ये को बता दिया गया ये चीज़। तो जब नोटिस इशू हुई तो नोटिस ही वॉइड एब इशू हो जाएगी ना। जब Z एग्जिस्ट ही नहीं करती एंटिटी तो उसके नाम पे नोटिस कैसे इशू हो सकती है, असेसमेंट कैसे हो सकता है? Z X में अमलगमेट हो गई तो अभी आगे जो भी असेसमेंट होगा वो X के ऊपर ही होगा, Z पर नहीं हो सकता, तो ये नोटिस ही वॉइड एब इशू हो गई। तो वही आंसर है, द नोटिस आर इनवैलिड एज दे हैव बीन इशूड टू अ नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी एंड अगर X पार्टिसिपेशन भी करता है आगे जाके, उस मतलब नोटिस का रिप्लाई भी X ने कर दिया तो भी चीज़ वैलिड नहीं होगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ X इन असेसमेंट प्रोसीडिंग वुड नॉट वैलिडेट द नोटिस, नोटिस इनवैलिड ही रहेगी, ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन सर। 5 क्वेश्चन में सर इतना टाइम लग गया, बचे 5 में भी इतना टाइम लगेगा क्या? नहीं बेटा, 5 जो बचे हुए हैं ना वो थोड़े छोटे छोटे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अपने कहा था कोई क्वेश्चन अभी अपन ने 15th कर लिया क्या? हाँ 15th कर लिया, अपने 4 बचे हैं सिर्फ अभी, ठीक है। 4 क्वेश्चन फटफट करते हैं, हो जाएगा फटफट, टेंशन मत लो, ठीक है। Z प्राइवेट लिमिटेड files its return of income for PY 2021 on 30 September.
उन्होंने 14 लाख का लॉस डिक्लेयर किया, ठीक है। इनकम टैक्स का रेट एप्लीकेबल कंपनी को 30% है। टैक्स ऑडिटर आया कंपनी का, उनने अपनी सबमिट रिपोर्ट की 44AB में, उसे 50,000 का पर्सनल एक्सपेंडिचर पर डिसअलाउंस कर दिया उसने, ठीक है। डायरेक्टर एज नो एविडेंस वॉज प्रोड्यूस बाय जेड, ठीक है। तो ने बेसिकली क्या किया, टैक्स ऑडिटर ने 50,000 का पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस कर दिया, जो अपन लोग करते हैं जनरली, ठीक है। हाउएवर जेड डिड नॉट डिसअलाउ द सेम इन इट्स कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इनकम। पर क्या किया, अब देखो टैक्स ऑडिटर ने, अपन क्या करते हैं, ऐसे तो अपन ऑफिस में क्या करते हैं, अपन खुद ही रिपोर्ट लगाते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर रिटर्न फाइल करते हैं। बट होता क्या है जनरली, होना क्या चाहिए कि रिपोर्ट अपन फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न कौन फाइल करता है, रिटर्न सेल्फ फाइल करता है, खुद ही फाइल करता है एसएससी। तो जेड ने क्या किया, जेड ने रिटर्न खुद फाइल किया, टैक्स ऑडिटर से ऑडिट करवाया उसने, उन्होंने बोला 50,000 डिसअलाउंस कर दिया ऑडिट रिपोर्ट में। बट अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन रिटर्न में लिया ही नहीं वो 50,000 का डिसअलाउंस, अपन ने उसको लिए बिना ही अपन ने रिटर्न फाइनल कर दिया, अपना फाइल कर दिया, ठीक है। द रिटर्न ऑफ इनकम वॉज प्रोसेस्ड बाय सीपीसी और एडिशन 50,000 का मिल गया। अब हम फाइल दोनों चीज करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे। तो जब 143(1) होता है, 143(1) क्या होता है, समरी असेसमेंट। उसमें क्या होता है, जो भी आपकी एरर्स होती है ना, जो भी आपने गलतियां की होती है और ये जो इनकरेंट क्लेम रहते हैं, फिर आपने क्लेम छोड़ दिया है, वो चीज़ सिस्टम अपने आप उठा लेता है। तो सिस्टम ने उठा लिया 50,000 रुपये और आपकी इनकम 13.5 लाख कर दिया उसने। फिर से अपने लॉस 14 लाख का डाला था, उसने लॉस 13.5 लाख कर दिया, लॉस कम कर दिया मतलब, ठीक है। द रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, प्रोसेस हो गया। द रिटर्न ऑफ इनकम वॉज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट और 143 में, और उसका जो लॉस है वो 10.5 लाख हो गया, 3 लाख रुपए का एडिशन और हो गया उसमें 143 में, ठीक है। फिर रीओपन हुआ 147 में और उसमें फिर इनकी इनकम 2 लाख की हो गई, वो मतलब 10.5 लाख का लॉस को कन्वर्ट कर दिया गया 2 लाख की इनकम। क्या हुआ, इनने भरा था 14 लाख का लॉस, वो पहले 13.5 लाख हुआ 143 में, फिर वो हुआ 10,50,000 रुपये, 3 लाख एडिशन हुआ 143 में, और अब वो हो गया 2 लाख रुपए की इनकम, किसमें, 147 में रीओपन होने के बाद। आपको इसे समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, आ रहा है ना? हाँ सर, पेनाल्टी का सेक्शन है, 270A सेक्शन है, इसके अपन क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, पहले के MCQs में और केस सिनेरियोस में। तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें यूआरआई जो रहती है अनरिपोर्टेड इनकम, उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम, उस पर टैक्स निकालते हैं एंड उस पर पेनाल्टी लगती है अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग में, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये रहेगा, अब आगे आपको ये समझ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनाल्टी ऑन एडिशन ऑफ 50,000 टुवर्ड्स पर्सनल एक्सपेंडिचर करेक्ट। अब देखो, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर 50,000 का हुआ, उसको पेनाल्टी लगती है क्या, लगती है क्या सर? नहीं लगती, उसमें 270 की पेनाल्टी कोई भी नहीं लगती, क्योंकि वो 143(1) का एडिशन होता है, वो सिस्टम बेस्ड होता है, वो तो होता ही है। तो सिंस एडिशन ऑफ 50,000 इज एन एडजस्टमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 143(1)(a, नो पेनाल्टी इज एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। ये ऑलरेडी 143(1) में प्रोविजन ही होता ही है उसमें, तो इसमें पेनाल्टी होगी नहीं, ठीक है। 14.2 What is the penalty leviable under section 270A as a consequence of assessment under section 143(3) if the addition was not on account of misreporting? अब सर अंडर रिपोर्टिंग में होता है 50% एंड मिस रिपोर्टिंग में होता है पेनाल्टी 200%। तो यहाँ बोल रहा है मिस रिपोर्टिंग नहीं है। अब 143(3) के जब ओपनिंग हुई असेसमेंट की, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे हुआ 3 लाख का एडिशन, तो आपके अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए पे 30% से आपका टैक्स लग जाएगा सर, 90,000 रुपए, प्लस अपन लगाएंगे सेस 4% से, सेस लग गया, तो आपको टोटल टैक्स आ गया 93,600। पर सर पेनाल्टी कितनी रहती है, 50% ऑफ टैक्स, तो 50% लगा दिया अपन ने, 46,600 पेनाल्टी आ गई, है ना। अब व्हाट इज द पेनाल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 147? अब सर रीअसेसमेंट टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे कितने एडिशन हुआ है, इस टाइम पे हुआ है आपका 2 लाख रुपए की इनकम हो गई, ठीक है, और लॉस था 10.5 लाख का, तो 10.5 लाख रुपए का लॉस कम हुआ और 2 लाख की इनकम ऐड हो गई, मतलब कितना, 10.5 प्लस 2 लाख, 12.5 लाख रुपए की इनकम आपकी एक्स्ट्रा एडिशन हुआ। तो आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम कितनी हो गई, 12.5 लाख। अब ये अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग है क्या, ये देखो, दैट ऑल एडिशंस आर ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो ये मिस रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग में कितना बताया था मैंने अभी, कितना लगता है पेनाल्टी, 200% लगता है। तो इस पर कितना लगेगा, इसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम है आपकी 12.5 लाख रुपए, इस पे आपका टैक्स निकालेगा 31.2% पे 3,90,000, इसका 200% हो जाएगी पेनाल्टी 7,80,000 रुपये पेनाल्टी। आंसर ये तो बहुत सिंपल है सर। हाँ बेटा, बट आपको अगर प्रोविजन याद है तो सिंपल है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट एडिशंस मेड इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 और आर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब ये बोल रहा है कि जो 147 में एडिशन हुए हैं वो मिस रिपोर्टिंग के कारण नहीं हुए हैं, ठीक है।
Z seeks to claim immunity from imposition of penalty under section 270A and initiation of proceedings under section 276C of the act by filing an application in this regard before AO. उसको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे में क्या करना पड़ता है पता है क्या? इसमें अपने को टैक्स और इंटरेस्ट जो होता है उसमें पे करना पड़ता है जो नोटिस ऑफ डिमांड में स्पेसिफाइड पीरियड है, और इस केस के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं रहनी चाहिए। तो वही दोनों आंसर देखो, पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर ऑर्डर ऑफ अंडर सेक्शन 147 विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड, और नो अपील शुड बी और शुड हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। फाइल नहीं करना है अपील एंड टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देना है, तो उस केस में अपन 276 से बच सकते हैं। ठीक है। आउट ऑफ एडिशन ऑफ रुपीज 3 लाख मेड बाय ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 143(3), an amount of 1 lakh is on account of false entry deliberately made by Z in its book of account. Apart from section 270A, what are the other prosecution and penal consequences? अब सर ये तो याद ही नहीं रहता सर हमको, तो बेटा यही चीज़ें होती है, ऐसे चीज़ें मेरे को याद थी, मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे याद है, बट आपको जनरली ये चीज़ याद नहीं रहेगी। तो पेनाल्टीज आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कभी ना कभी, एग्जाम के पास में लेके आऊँगा उसके लिए वीडियो। अभी से याद करूँगा तो मतलब नहीं भूल जाओगे, तो पेनाल्टीज के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पेनाल्टीज याद कराऊंगा आपको। तो क्या होता है कि 1 लाख इसने फॉल्स एंट्री किया है ना डेलिबरेटली, तो उसमें कौन सी लगती है पेनाल्टी? उसमें लगती है 271 AAT। ठीक है। फॉल्स एंट्री और एन ओमिशन ऑफ एनी एंट्री विच इज रिलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू इवेट टैक्स लायबिलिटी। पेनाल्टी कितनी रहती है? 100% ऑफ सच फॉल्स अमाउंट। ठीक है। तो 1 लाख की पेनाल्टी लग जाएगी। पेनाल्टी ऑफ 1 लाख अंडर सेक्शन 271 AAT एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 वुड बी अट्रैक्टेड। ठीक है। तो आपका हो गया 14 क्वेश्चन। सर अब 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, 11, 12, 13 फटाफट करा दो सर। करा रहा हूँ बेटा, करा रहा हूँ, बस हो गया, ऑलमोस्ट हो गया अपना। ठीक है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, वाई इंक वाई इज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA। इनकम इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन इंडिया। ठीक है। दोनों प्रमोट किया किसने? मिस्टर आयुष ने, जिसका 30% शेयर है दोनों कंपनी में, वाटर पावर में। द बैलेंस शीट दी हुई दोनों की, किसनी बैलेंस शीट किसकी दी है? एक्स की दी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसमें लोन देखो 800 लाख के हैं, उसमें से 620 लाख द मिलियन किसने दिया? वाई ने दिया है। ठीक है। द लोन वॉज एडवांस्ड बाय वाई टू एक्स ऑन 1 जुलाई 2020 इन रूपी टर्म्स एंड कैरीज 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोरिंग विद सिमिलर रिस्क प्रोफाइल हु आर नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। वाई एडवांसेस लोन एट 4%, मतलब वाई नॉर्मली 4% पे करता है, मतलब पर वाई ने एक्स को कितने में किया? 6.5% पे, अब 2.5% एक्स्ट्रा किया है यहाँ पे, और ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो क्या होने वाला है आपको पता है ना? ये प्राइमरी एडजस्टमेंट वाला केस है। एक्स हैज मेंटेन सच इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 92D बट हैज नॉट रिपोर्टेड द ट्रांजेक्शन एज एन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। एक्स डज नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट टू इट्स टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इट्स रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है सर, करते हैं। तो करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन 30.1, आर एक्स एंड वाई एसोसिएटेड एंटरप्राइज? इफ सो वाई। तो एसोसिएटेड है क्या सर? हाँ चीज, दो चीज हुई है सर। देखो, पहला तो आयुष नाम का एक बंदा है जिसका दोनों कंपनी में 30% इक्विटी शेयर है, एक्स और वाई दोनों में। ठीक है। दूसरी चीज, वाई ने एक्स को लोन दिया कितना? 620 मिलियन का। एक्स के टोटल एसेट्स कितने हैं? 1200 मिलियन। तो ये मोर देन 51% है क्या टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या? हाँ सर। तो देखो वही रीजन लिखे हुए आंसर में, देखो आंसर क्या है? फर्स्ट और थर्ड। देखो, यस एक्स एंड वाई आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज बिकॉज मिस्टर आयुष होल्ड्स वोटिंग पावर ऑफ 30% इन बोथ द कंपनीज। ठीक है। यस एक्स एंड वाई आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज सिंस द लोन एडवांस टू वाई बाय वाई टू एक्स इज नॉट लेस देन 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है। ठीक है सर। 30.2 बता दो। क्वेश्चन 30.2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द टोटल इनकम ऑफ एक्स? अब देखो सर क्या हुआ है सर, यहाँ पे लोन दिया गया है 6.5% पे, देना कितना चाहिए था? 4% पे। कितना परसेंट एक्स्ट्रा सर? 2.5%। 620 मिलियन पे 2.5% से कितना सर? 9 महीने के लिए दिया गया है। 9 महीने क्यों? देखो 1 जुलाई को लोन दिया गया शायद, देखो 1 जुलाई को दिया है लोन। ठीक है। तो 9 महीने का है ये, तो कितना हो जाएगा? 9/12 करके 11.625 मिलियन, मतलब 1,16,25,000 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा प्राइमरी एडजस्टमेंट का। ठीक है। अब क्या बोलता है ये कि इफ एक्स हैज एक्सट्रैक्टेड द प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड बाय एओ ऑन 31/3/22, what should X do if it does not want to treat the excess money as deemed advance and include interest on the same in its total income? ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा X को?
देखो या तो क्या कर, देखो इसमें दो चीज़ें होती है, या तो एक काम करो उसको रिपेट्रिएट करो इंडिया में 90 डेज के अंदर, नहीं तो एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो 20%, 20.9964 पे 9664 पे, ठीक है, और इंटरेस्ट पे कर दो साथ में। कब तक? जिस दिन एडिशनल इनकम टैक्स पे किया। क्या होता है, दो चीज़ कर सकते हैं, या तो एक काम करो 90 दिन के अंदर रिपेट्रिएट कर लो इंडिया में, या तो एक काम करो दो चीज़ें करो, टैक्स पे करो और इंटरेस्ट पे करो। किस दिन तक? जिस दिन टैक्स पे उस दिन तक, ठीक है। देखो वही आंसर लिया आपका 2 और 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 4 सॉरी, हाँ। तो या तो 2 कर लो 90 डेज में रिपेट्रिएट कर लो, नहीं तो 3 और 4 दोनों कर लो, इनकम टैक्स पे कर दो, इंटरेस्ट पे कर दो, ठीक है। इफ एक्स हैज एक्सेप्टेड द प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन 31/3/22, 31/3/22 को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड एक्सेस मनी हैज नॉट बीन रिपेटेड टू इंडिया अप टू 31/3/23, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ एक्स हैज नॉट ऑप्टेड टू पे एडिशनल इनकम टैक्स, ठीक है। अब देखो इन्हें इनकम टैक्स पे नहीं किया और से रिपेट्रिएट भी नहीं किया है, तो क्या करेगा इसको, जिस दिन से ऑर्डर आया था 31/3/22 से, तब से जब तक रिपेट्रिएट नहीं किया है 31/3/23 तक, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट किस रेट पर लगेगा सर? इंटरेस्ट लगता है सर एट द रेट SBI रेट प्लस 3.25%, ठीक है। तो देखो SBI रेट कितना दिया यहाँ पे, SBI 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इज 10%, तो 10.3 प्लस 3.25% 13.25% पे लगेगा, कितने पे? आपका जो ये प्राइमरी एडजस्टमेंट, मतलब ये जो ये है प्राइमरी एडजस्टमेंट, कितना? 11625,000, तो 11625,000 पे 13.25% से आपका लगेगा 1543.2। देखो इंटरेस्ट ऑफ 1543.13 हैज टू बी एडेड टू टोटल इनकम, इंटरेस्ट लग जाएगा उतना। अभी समझाया एक, मतलब अब देखो पहला क्वेश्चन आपने सही किए तो दूसरा क्वेश्चन सही होगा, तीसरा क्वेश्चन सही होगा। हर केस सिनेरियो में ऐसे ही हो रहा है कि आपका अगर एक क्वेश्चन ऊपर वाला गलत हो गया ना, तो नीचे वाले गलत हो जाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है पूरे। आपका यहाँ पे अगर मान लो ये सही नहीं आता 1540 ऊपर, नहीं 116 वाला अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट सही नहीं आता, तो आपका इंटरेस्ट भी सही नहीं आता, ठीक है। आप यहाँ पे पता नहीं चलता रहता आपको कि यहाँ क्या करते हैं 90 डेज वाला और एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट वाला, तो आपको ये क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाता। तो हर क्वेश्चन ऊपर का सही होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 13.5, which factor is relevant for in determining whether penalty under section 270A of Income Tax Act 1961 will be leviable in respect of primary adjustment ex total income, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, failure to report any international transaction deemed to be international transaction or specified domestic transaction, it is considered as misreporting of income and penalty of 200% shall apply। मतलब क्या हुआ, अगर अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने में गलती की, डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ये तीनों ट्रांजेक्शन अगर अपने रिपोर्ट करने में फेलियर हुआ अपना, तो अपने को ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी। और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होता है 270A में कितना पेनल्टी लगता है 200%, अभी बताया था आपको। तो सिंस एक्स हैज नॉट रिपोर्टेड ट्रांजेक्शन एज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एक्स विल बी कंसिडर्ड टू हैव मिस रिपोर्टेड हिज इनकम एंड पेनल्टी विल बी 200% ऑफ द अमाउंट टैक्स पेबल। तो यहाँ बोला है ना, एक्स ने बताया नहीं कहीं पे, क्वेश्चन में बोला ये चीज़ कि एक्स ने नॉट रिपोर्ट किया, इनकम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ही नहीं किया उसने, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा मिस रिपोर्टिंग, और पेनल्टी लगेगी 200% अंडर सेक्शन 270A। कौन सेक्शन? 270A। पेनल्टी का सेक्शन क्या होता है, मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग वाला 270A। अंडर रिपोर्टिंग में कितना परसेंट? 50%। मिस रिपोर्टिंग कितना परसेंट? 200%, ठीक है। मतलब याद भी करा दिया हूँ साथ में। तो अपना खत्म हो गया 13 क्वेश्चन, अब बचे 2 क्वेश्चन 12th और 11th, ठीक है सर। अब नेक्स्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। A cooperative bank provides the following information related to cash withdrawals by two of its customer, ठीक है। मिस्टर ए सेविंग अकाउंट से किया उसने 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 25 लाख, ये डेट्स पे टोटल हुआ 1,05,00,000। मिस्टर बी ने करंट अकाउंट में किया है 22 लाख, 5 लाख, 38 लाख, 37 लाख, ठीक है। मिस्टर बी हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। सर कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद तो आ रहा है सर, 194 के बारे में कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। मिस्टर ए हैज बीन रेगुलरली फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम। नो अदर पहले क्वेश्चन पढ़े फिर बताता हूँ। नो अदर कस्टमर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक हैज विड्रॉन मोर देन 10 लाख रुपीज, ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक मिस्टर के पेड रुपीज 12 lakhs आउट ऑफ बिल्स फॉर रुपीज 15 lakh रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड अकाउंट बाय अकाउंट पे चेक एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट देयरआफ्टर। द एक्चुअल बेड डेट्स ऑफ बैंक इंक्लूडिंग बेड डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर के ड्यूरिंग द PY 2021 was 30 lakh, ठीक है। द एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस ऑफ मेड बाय रूरल ब्रांचेस 120 lakh, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर ये 100 लाख। अब देखो ये आपको एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस ऑफ रूरल ब्रांचेस, ये आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा है, ये सेक्शन 36 वाले वो जो 10% और 8.5% होता है ना, वो चीज़ है ये।
तो वो भी क्वेश्चन में आएगा। तो भी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगी दो चीज़ें, कौन सी, एक तो यहाँ पे जब रेगुलरली फाइल कर नहीं रहा है रिटर्न ऑफ इनकम, ये चीज़ बोल रही है, तो अपने को 20 लाख वाली लिमिट जो नहीं वाली है वो देखना पड़ेगा। दूसरा इसमें 194N आने वाला है। दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन आने वाला है, ये बेड डेट्स वाला, एग्रीगेट रूरल एडवांटेज वाला, कौन सा 10%, 8.5% वाला, ठीक है। अ नोटिस वॉज इशूड टू कोऑपरेटिव बैंक ऑन 39/2021 बाय द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी रिक्वायरिंग इट्स टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये आ गया, SFT भी आ गया इसमें, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कितनी चीजें पूछ रहा है। और कोऑपरेटिव बैंक ने कब फर्निश किया स्टेटमेंट? 25/11 को। कब बोला उसने? 30/10 को करने बोला था, ठीक है। अब क्वेश्चन बताने अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यार यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मिस्टर बी रेगुलरली फाइल नहीं करता रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसकी लिमिट कितनी हो गई? उसकी लिमिट हो गई 20 लाख रुपए। क्या होता है, पिछले 3 साल का अगर अपने रेगुलरली फाइल नहीं किया होता रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट जिसकी चली गई है और अपने रेगुलर फाइल नहीं किया है, तो उस केस में 194 में TDS की जो लिमिट रहती है बैंक को 20 लाख हो जाती है। उसकी लिमिट एक्चुअली कितनी रहती है? 1 करोड़ रुपए रहती है, ठीक है, ठीक है। अभी बैंक कैसे चेक करता है वो बताऊंगा बाद में, अभी उसका टाइम नहीं है। बैंक के पास चेक करने की यूटिलिटी रहती है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय कोऑपरेटिव बैंक अंडर सेक्शन 194N, पहला क्वेश्चन वही पूछ लिया देखो 194N वाला। तो अब इसमें कितना? 1 करोड़ 5 लाख है ना, 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे अपनी लिमिट कितनी है? 1 करोड़ तक एग्जाम्प्ट है। 5 लाख रुपए पे कितना परसेंट? 2%, कितना होगा? 10,000 रुपये। ए का तो 10,000 रुपये आ गया, ठीक है। बी का अपना देखो 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ठीक है। 1 करोड़ 2 लाख पे आपका जो 20 लाख से 1 करोड़ तक रहता है, उस पर लगता है 2% और 1 करोड़ के ऊपर 5%। तो जो 1 करोड़ के ऊपर 2 लाख रुपए, उससे 5% कितना होगा? 10,000 रुपये। और 20 लाख से 1 करोड़ तक 80 लाख रुपए कितना हो गया? 2%, कितना होगा? 80 लाख पे 2%, 1,60,000 प्लस 2 लाख पे 5% मतलब 10,000, कितना? 1,70,000 आपका आंसर आ गया। तो 10,000 एंड 1,70,000 आंसर। अरे तो आंसर 166 आया है, क्यों? ठीक है सर, बताओ बेटा, बताओ। देखो यहाँ बच्चों की गलतियाँ होती है, यहाँ इंस्टीट्यूट काटता है मार्क्स और कैसे बेवकूफ़ बनाता है इंस्टीट्यूट। देखो अभी जो ये लिमिट दिया है, इसने 22 लाख रुपये पेमेंट किया है, ये क्या? 10/5/2020 को। अगर आपको याद होगा या फिर नहीं भी होगा तो मैं बता दूँ कि जो 194N में 20 लाख की लिमिट आई है वो आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2020, दैट इज 1 जुलाई ऑफ 2020, तब से आया है। तो बेसिकली पहले का जो रहेगा उस पर TDS कटेगा क्या? 22 लाख रुपए पे नहीं कटेगा, बट उसको लिमिट की काउंटिंग में लेंगे क्या सर 1 करोड़ की? हाँ बेटा लेंगे। तो मिस्टर ए का तो 10,000 रुपये का, मिस्टर बी का जो 22 लाख रुपए है शुरू उसमें नहीं कटेगा, तो 80 लाख में से सिर्फ 78 लाख पर 2% कटेगा TDS, दैट इज 156, और 2 लाख पे 5% 10,000, आंसर इज 166। ये आंसर सी आपका। तो यहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ गलतियाँ कराता है बच्चों से, ठीक है। एज्यूमिंग दैट कोऑपरेटिव बैंक कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन 1/4/2020, तो कोऑपरेटिव बैंक कैन फॉर AY 2022 क्लेम। अब रिडक्शन आ गया 36(1)(7)(a) और 7 वाला। अब उसमें कितना होता है देखो, एज पर 36(1)(7)(a, इंडियन बैंक्स कैन प्रोवाइड फॉर बेड डेट्स एट 8.5% ऑफ GTI बिफोर डिडक्शन प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। तो अपने को दी है वो 120 लाख, और ये जो बिफोर डिडक्शन 100 लाख रुपए, तो 100 लाख पे 8.5% प्लस 120 लाख पे 10% आया 20,50,000। टोटल एक्चुअल बेड डेट्स कितनी है? 30 लाख रुपए। उसमें से डिडक्शन कितना है? 1.7 वाला कितना रहेगा? 36(1)(7)(a) में कितना मिला है अपने को? 20.5 लाख रुपए मिला है, तो बचाओ कितने मिलेगा? 9.5 लाख। कितने मिलेगा? 36(1)(7) में मिलेगा। देखो वही आंसर है, 20,50,000 अंडर सेक्शन 36(1)(7)(a एंड 9,50,000 अंडर सेक्शन 36(1)(7). ठीक है। Identify, third question है, identify the accounts which are required to be reported in relation to specified financial transaction in statement of financial transaction by cooperative bank based on the above mentioned facts। अब सर ये SFT में निकालने के लिए हमको तो याद ही नहीं, ये सब हमने देखा ही नहीं SFT का। तो बच्चों मैंने भी नहीं देखा था, ये मेरे को भी नहीं आता, मतलब ये क्यों देखूंगा मैं, मतलब याद ही नहीं रहती चीज़ें SFT वाली, मतलब कोई भी स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता ये। तो आई नॉट आस्क द स्टूडेंट्स, मतलब आपको नहीं बोलूँगा मैं कि पढ़ो ये चीज़, बट अब जो क्वेश्चन में आया तो आपको याद, मतलब इतना पता होना चाहिए, पता कर लेते हैं अपन क्वेश्चन में आया, इसलिए अलग से मत पढ़ना, जाके एक बार देख लेना। मोस्टली उसमें लिमिट 10-10 लाख रुपए की हर चीज़ में, कुछ जगह 50 लाख है। एक बार देख लेना, बस याद करने नहीं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें की और भी दोनों रहेंगे, क्यों? क्योंकि बी ने विड्रॉ किया 50 लाख रुपए करेंट अकाउंट पे, 50 लाख के ऊपर विड्रॉ किया है, उसको बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है,
और मिस्टर के ने पे किया है क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख के ऊपर, तो उसको भी पे करना पड़ता है, तो के और भी दोनों आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, आप जाके एक बार पढ़ लो, बस याद मत करो, क्योंकि टाइम नहीं याद करने का यार, इस पर टाइम दे नहीं सकते, फालतू टॉपिक एकदम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन 271 FA, मतलब 271 FA कौन सी पेनाल्टी होती है, SFT की पेनाल्टी होती है। अब वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब वो याद करना जाके सर कैसे करेंगे, मैं कराता हूँ याद। देखो क्या होता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस कितनी पेनाल्टी लगती है, ड्यू डेट एक होती है किसकी, 31 मई, किसकी ड्यू डेट होती है, SFT फाइल करने की। बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस अपन ने अगर 31 मई के बाद तक पे नहीं किया है तो 500 पर डे पेनाल्टी होती है, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस जिस दिन तक हमने फाइल किया तब तक 1000 रुपये की होती है पेनाल्टी। क्या क्या होती है सुनो, फिर से बोलता हूँ, टेंशन मतलब, फिर से बोल रहा हूँ। 31 मई इसका डेट होता है SFT फाइल करने का, ठीक है। 31 मई को आपने अगर फाइल नहीं किया तो क्या होता है कि अब जब नोटिस आई, तो जब तक नोटिस का पीरियड है ना, मान लो नोटिस आई, मान लो 15 अगस्त को, ये बोला उसने कि 30 अगस्त तक फाइल कर दो, तो 31 मई से लेकर 30 अगस्त तक अगर आपने फाइल नहीं किया है जो, तो उस पीरियड में लगेगी आपको 500 रुपये पर डे पेनल्टी। और 30 अगस्त के बाद जब आपने पे किया, मान लो 15 सितंबर को पे किया, तो 15 दिन की लगेगी 1000 रुपये पर डे पेनल्टी, ठीक है। तो टिल एक्सपायरी ऑफ नोटिस 500 पर डे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस 1000 पर डे। कब से, 31 मई से, 31 मई के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें कब पे किया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नोटिस इशू हुई 30/9 को, कि 30/10 तक आप कर दो, 30/10 मतलब 30 अक्टूबर तक, पर उसने कब किया, 25/11 को। तो देखो 31 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक नहीं किया इसने। वो टोटल डेज 150 डेज कितने रहेगी पेनल्टी, 500 पर डे, 76,000। और इन्हें कब किया, नवंबर का, तो 26 दिन नवंबर के रहेंगे, उसकी रहेगी 1000 पर डे, तो आ गया आपको 1,02,000 आंसर, ठीक है सर। थैंक यू याद कराने के लिए, कोई बात नहीं बच्चों। इसको मैंने ना ऑडियो क्लिप बनाया है इसका 271 FA का, मतलब पेनाल्टी का जो SFT है ना, उसकी पेनाल्टी का ऑडियो क्लिप भी बनाया है, वो भी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वो पढ़ के आपको याद रहता, ठीक, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। लेट अस अज्यूम दैट ऑन 26/2/2021 एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन द कोऑपरेटिव बैंक गॉट सक्सीडेड बाय अनदर कोऑपरेटिव बैंक, assuming that deduction allowable under section 32 depreciation is 3,50,000 and that the predecessor company had incurred expenditure of 30 lakh during the PY on voluntary retirement scheme for its employees, ठीक है। तो what is the aggregate deduction allowable to predecessor company cooperative bank under section 32 and 35 DDA। अब क्या होता है, ये बेसिकली इस डेट के बाद वो अमलगमेट हो गई या फिर सक्सीड हो गई दूसरी कंपनी में, तो अपन ने बहुत IPC में पढ़ाई है कि उस दिन तक का इसको मिल जाएगा, उसके बाद का इसको मिल जाएगा, सिंपली प्रोपोर्शनेट कर देते हैं उसको। तो ये 26 फरवरी तक आपके होते हैं 331 डेज, तो 3.5 लाख जो डेप्रिसिएशन है उसका 331 डेज का मिल जाएगा इसको। और 6 लाख का जो आपका, अब 6 लाख कैसे आया, अब देखो 30 लाख का जो आपका है 35 DDA है, ये VRS का है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये 5 साल में रिडक्शन मिलता है आपको, ठीक है। तो 30 लाख है, इस साल कितना मिलेगा, 5 डिवाइड बाय 5, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख पे 331 डेज का, तो आंसर आ गया आपका 861,507। दैट्स इट। 12th क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है अपना लास्ट 11th क्वेश्चन, ठीक है। ऑन 1/4/2020 UI Limited, an Indian company, borrowed ₹50 crore from at 9.5% per annum from M-Inc, a US entity, thereby increasing its total borrowing to 65 crore, ठीक है। A said loan is guaranteed by H-Inc, another US company. The POEM, place of active management of both M-Inc and H-Inc is in USA, ठीक है। Total assets of UI Limited 180 crore, ठीक है। UI Limited imported turbo equipment worth 30 crore from H-Inc. Import duty of 4.5 crore on the same was paid by UI Limited, okay, ठीक है। The equipment was sold to 40 lakh. Normal GP margin is similar. Uncontrolled transaction is 20%. आपको भी याद आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, रीसेल हो गई, वो एस्टोरेट एंटरप्राइज ने रीसेल कर दिया नॉर्मल किसी बाहर वाले को, अनरिलेटेड पार्टी को। तो यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, यहाँ पे अपन जनरली लगाते हैं RPM मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, ठीक है, काय की ट्रांसफर प्राइसिंग की, उसमें अपन ALP निकालने के लिए रीसेल प्राइस मेथड लगाते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन पढ़ के अपन समझ में आ जाती चीज़ें। नेट प्रॉफिट ऑफ UI लिमिटेड फॉर AY 2022 वॉज ₹8 crore आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹6 crore, ठीक है। 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, आउट ऑफ विच 1.25 crore इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू लोकल बोरोइंग्स, डेप्रिसिएशन 2.5 crore, इनकम टैक्स 1.5 crore। 1.5 crore कितनी है, लोकल बोरोइंग्स की इंटरेस्ट पे किया उन्होंने, ठीक है।
6 करोड़ में से जो इंटरेस्ट है उसमें से, आप उनको इन्फॉर्मेशन से निकालना है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड in computation of total income of UI Limited for AY 21-22 if for AY 2021 there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 करोड़। ठीक है, अब 4 करोड़ पिछले साल डिसअलाउ हुआ था, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अब देखो इस साल क्या है, 18 करोड़ आपका EBITDA है, ठीक है, 18 करोड़ का 30% 5.5 करोड़ आपका डिसअलाउ होता है, ठीक है, उतना एक्सेस रहता है। अपन ने कितना इंटरेस्ट पे किया एक बार देखो, अपन ने पे किए हैं इंटरेस्ट 6 करोड़ में से, लोकल बोरोइंग का कितना है 1.25 करोड़, तो अपन ने असोर्ड एंटरप्राइज को कितना पे किए हैं 4.75 करोड़ इंटरेस्ट पे किए हैं। अपना एक्सेस कितना होना चाहिए था, अपना होना चाहिए था अपन 5.5 करोड़ तक 4 करोड़ तक कर सकते थे, कितना किया अपन ने 4.75 करोड़। तो अपने पास एक और रूम है कितने का 5.4 माइनस 4.75 0.65 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा आप इस साल कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने इस बार कौन सा इंटरेस्ट रहेगा, इनको अलाउड कितना रहेगा 94P में, ठीक है, एक तो 4.75 करोड़ इस साल का, ठीक है, 1.25 करोड़ लोकल बोरोइंग का, ठीक है, और 0.65 करोड़ जो अपन ने इस बार कम किए, उतना बस रूम है एक्सेस करने का, तो वो 0.65 करोड़ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 6.65 करोड़ दैट इज योर आंसर, है ना, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11.2 द ट्रांसफर प्राइस एडजस्टमेंट फॉर आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस टू बी मेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड। अब देखो इसमें आपको बताया था पहले क्वेश्चन के टाइम पे रिसेल प्राइस मैनेजमेंट लगने वाला है, रिसेल प्राइस मेथड लगने वाली मैनेजमेंट बोल रहा हूँ मैं भी। तो इसमें रिसेल प्राइस क्या है आपका, ये 40 लाख रुपये रिसेल प्राइस है, नॉर्मल GP% कितना है, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन 20%, तो 40 लाख माइनस 20% कितना होगा 32 लाख रुपये आपका ALP आ जाएगा, ठीक है। और परचेज प्राइस अपना है कितना, एक्चुअली अपना है 3450, तो 2.5 करोड़ रुपए की इनकम अपनी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए सर। इंक्रीज इन इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड कितना होना चाहिए 3450 माइनस 32 लाख 2.5 करोड़ रुपए, दैट्स इट। अब करते हैं 11.3। अब देखो ये रिपेट्रिएशन वाला आ गया, ये वही, अब देखो 3 क्वेश्चन जो अगले हैं ना, ये वही वाले हैं जो अपन ने 12 क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी 12 क्वेश्चन में पढ़ा था ना, कि या तो रिपेट्रिएट कर दो या तो टैक्स पे कर दो, वही वाले हैं। If UI Limited repatriated the excess money on 31/3/22, what will be the interest income that would be added to its total income for AY 22-23 if SBI 1 year marginal rate of lending is 11.25%? अब SBI रेट दिया 11.25, इसमें कितना परसेंट ऐड करते हैं अपन 3.25%, ठीक है। Assume that UI Limited suo moto made the primary adjustment in its book of account, और ने 30/11 को अपना रिटर्न फाइल किया है। तो देखो जब सुओ मोटो, देखो इसमें है when primary adjustment is suo moto interest is calculated from the due date of ROI, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या है आपकी, ड्यू डेट आपकी 30 नवंबर, 30 नवंबर से देखो अपना कितना हो गया, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के 28 और मार्च के 31, 121 डेज हो गए। इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 11.25 प्लस 3.25%, 14.5% इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो कितना आएगा 2.5 करोड़ रुपए का प्राइमरी एडजस्टमेंट है, उसमें 14.5% यहाँ से इंटरेस्ट आएगा ये, और 121 दिन का लगेगा आपको, कितना आएगा 12,01,712, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यूआई लिमिटेड डिसाइड नॉट टू repatriate द एक्सेस मनी एंड इंस्टेड पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन एंटायर एक्सेस मनी, देन व्हाट वुड बी एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स कितना होता है सर 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4%, कितना होता है टोटल 20.9964% रेट होता है इफेक्टिव रेट। तो 2.5 करोड़ रुपए में अपन ने कर दिया इंटू 20.9964%, आपका आ गया 52,41,600 आंसर, है कि नहीं। बस प्रोविजन याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन फटफट बन जाते हैं, इतने ईजी क्वेश्चन है। इफ यूआई लिमिटेड डिसाइड्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द एंटायर एक्सेस मनी ऑन 15/3/22, शुड द इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एंड एडेड टू इनकम ऑफ टोटल इनकम ऑफ AY 2023? इफ सो व्हाट इज द अमाउंट टू बी एडेड। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो ना उसने पेकअप किया 15 मार्च को पे करने तैयार हुआ, देखो उसने रिपेट्रिएट नहीं किया, पे कर दिया, तो अपन ने क्या पढ़ा था, अगर आप पे कर रहे हो ना तो आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो, और जिस दिन आपने एडिशनल इनकम टैक्स पे कर रहे हो उस दिन तक का इंटरेस्ट पे कर दो, ठीक है। तो 30/11 से देखो यहाँ पे आपको कितने दिन होंगे, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब के 28 और मार्च के 15 दिन, 15 मार्च को तैयार हो गया पे करने के लिए, तो 15 मार्च तक के आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 105 डेज का, 2.5 करोड़ इंटू 14.5% इंटू 105/365, दैट इज इक्वल टू 1042,808, दैट इज योर आंसर,
ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू द फैक्ट्स गिवन इन केस सिनेरियो, assuming that on 23/8/2020 UI Limited has entered into an agreement for sale of turbo equipment with Y Limited, ठीक है, प्रायर एग्रीमेंट है समझ लो, ठीक है, जो अनरिलेटेड है UI लिमिटेड से। एक कंपनी से UI लिमिटेड ने एंटर की एग्रीमेंट, मतलब Y लिमिटेड एक कंपनी है, उस साथ UI लिमिटेड ने एग्रीमेंट एंटर की है दैट इज नॉट रिलेटेड टू UI लिमिटेड, ठीक है। Y लिमिटेड हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट on 21/8/2020 for sale of the same goods to K Inc, ठीक है, that is also unrelated to Y, a UK entity whose place of effective management is also in UK। अब K Inc में UI लिमिटेड 28% शेयर होल्डिंग पे मतलब होल्ड करता है। क्या हुआ देखो, UI लिमिटेड ने एंटर किया किसके साथ, Y Inc के साथ, Y Inc ने एंटर किया K Inc के साथ, और K Inc को कौन होल्ड करता है, UI Inc होल्ड करती है उसमें 28%। तो तीनों यही हो जाएंगे क्या, ये सब हो जाएंगे, H K और Y तीनों हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है एज पर सेक्शन 92A UI लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 26% ऑफ K Inc एंड Y लिमिटेड एंड K Inc हैज प्रायर एग्रीमेंट ऑफ सेल फॉर सच ट्रांजेक्शन, हेंस H K and Y Limited are associate and deemed associate of UI Limited। That's it। तो सर यहाँ आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, अपन ने पूरे क्वेश्चन कर लिए 20 से लेके 11 तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ी मेहनत लगती है बेटा इसमें, ये नोट्स बनाने में ना, ये बस कलर करके बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बड़ी सब मैंने आपके लिए किया हूँ। तो प्लीज़ अगर पसंद आया होगा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उनको भेजिए ये, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं लोगों तक पहुँचाऊँ तो मेरी भी हेल्प होगी, और आपको और मेरे को मिलकर ही इस चैनल को और मुझे आगे बढ़ाना है। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको पसंद आएगा तो ही मैं एज अ टीचर और ग्रो कर पाऊंगा एंड ज़्यादा लोग तक पहुंच पाऊंगा एंड और स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। और मैं सही में बहुत खुश हूँ पढ़ाने के बाद, क्योंकि जब पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आपकी अगर हेल्प होती है ना और जो कमेंट्स आते हैं आपके, उससे बहुत अच्छा लगता है यार। तो बस अगर पसंद है तो बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल पे तो। एंड अगले वीडियोस कब आएंगे, कौन से आएंगे, क्या आएंगे सर, उसका मैं शेड्यूल बना दूंगा, एक आपको बता दूंगा कौन से वीडियो कब आएंगे। मैंने पोल रखा था टेलीग्राम पे एक चैनल पे, तो उसमें सबने बोला कि पहले आप केस सिनेरियो कराओ, फिर एनआर टैक्सेशन कराओ, फिर असेसमेंट कराओ, फिर पीजीपी का कराओ। तो अभी केस सिनेरियो के बचे, आज का हो गया एक, अब एक और आएगा कल या परसों में, वो एक आएगा आपको। उसके बाद आपको 1-2 दिन में एनआर टैक्सेशन की वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट, उसके बाद पीजीपी, उसकी पर्टिकुलर डेट्स मैं अनाउंस कर दूंगा थोड़े दिन बाद। और बाकी ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों को बताओ यार कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।